अध्याय 321 माफी मांगना। ब्लॉकहेड की बातों से झाओ हाय और बाकी सब चौंक गए। इस पर ब्लॉकहेड ने आगे कहा, देखो हम अभी अभी मैदान से लौटे हैं और ग्रैंड ड्यूक इवान से तुरंत उपाधि प्राप्त कर ली है। इन सब बातों से यह साबित होता है कि ग्रैंड ड्यूक और मैदान के बीच हमारा कोई साझा संबंध है। पहले ग्रैंड ड्यूक और मैदान के बीच केवल डार्क मेज झाओ हाय का ही संबंध था। इसलिए आज के इस षड्यंत्रकारी का मकसद ये देखना था कि क्या यंग मास्टर एक डार्क मेज है। अगर वे साबित कर दे कि आप एक डार्क मेज हैं तो उन्हें आपकी पहचान पता चल जाएगी, जो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी। झाओ हाय और लॉरा ने एक दूसरे को देखा और फिर सिर हिलाया। उन्हें लगा कि बेवकूफ का अनुमान बिल्कुल सही था, वरना आज के हमले का कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण नहीं होता। फिर झाओ हाय ने शुन की ओर देखा। उसने नजरें नीचे झुकाकर कहा, अब तक तो तुम्हें समझ ही आ गया होगा कि मैं कौन हूँ। अच्छा, क्या तुम अब भी मेरे अनुयायी बनना चाहते हो? अगर हाँ तो मैं तुम्हारे साथ शू से बुरा बर्ताव नहीं करूंगा, लेकिन अगर नहीं तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कैसे काम करता हूँ। झाओ हाय की विधि परसेल डची में व्यापक रूप से जानी जाती थी। वे जानते थे कि उसे लोगों को मरे हुए में परिवर्तित करना और उन्हें अपना शाश्वत गुलाम बनाना पसंद था। स्वाभाविक रूप से यह विधि डार्क मेजेस के बीच भी व्यापक रूप से प्रचलित थी। यही कारण था कि कोई भी आम इंसान बिना किसी कारण के डार्क मेजेस को नाराज नहीं करता था। किसी को भी मरना और अपने शव को अनंत काल तक दूसरों की सेवा में लगाना पसंद नहीं था। शुन जमीन पर घुटने टेककर बोला, हाँ मैं तैयार हूँ। फिर उसने अपनी उंगली काटकर खून की कसम खाई। झाओ हाय के शरीर में वही अनुभूति हुई जो शुन की खून की कसम खाते समय हुई थी। अब झाओ हाय को यकीन हो गया कि उसे धोखा नहीं दिया गया है। झाओ हाय ने शुन की ओर देखकर कहा, अच्छा अब तुम मेरे अनुयायी हो। शु, इसे ले जाओ और इसे यहाँ के नियम समझा दो। शु ने बात मान ली और शुन को बाहर ले गया। झाओ हाय ने दरवाजे के पास खड़े मूर्ख की ओर देखा। वह मुस्कुराया और बोला, मूर्ख, किसने सोचा था कि तुम उन चीजों के बारे में सोचोगे जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। ब्लॉकहेड हंसते हुए बोला, ऐसा इसलिए है क्योंकि छोटे मालिक बहुत सारी चीजों के बारे में सोचते हैं, इसलिए कभी कभी कुछ चीजें छूट जाना स्वाभाविक है। मेरा दिमाग बहुत सरल है, उसे बहुत सारी चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, इसलिए यह बात मेरे दिमाग में गलती से आ गई। झाओ हाय हंसते हुए बोला, तुम लोग दिन ब दिन और भी दिलचस्प होते जा रहे हो। हाँ, आज रात हमें ज्यादा नींद नहीं आई। मुझे लगता है दुश्मन अब कोई और कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा, तुम भी जाकर आराम कर लो। बेवकूफ ने सिर हिलाया और बाहर चला गया। किसी भी अन्य उच्च श्रेणी के होटल स्वीट की तरह ब्राउन होटल की स्वीट में आमतौर पर 3-4 कमरे होते हैं। ब्राउन होटल के उच्च श्रेणी की स्वीट में 3 कमरे थे। शुन, शू और ब्लॉकहेड एक कमरे में, लॉरा, मेग और नीर दूसरे कमरे में और झाओ हाय तीसरे कमरे में रहते थे। दरअसल उनकी व्यवस्था ऐसी ही थी, लेकिन वे अंतरिक्ष में आराम करना ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन आज रात की परिस्थिति के कारण उन्होंने अंतरिक्ष में न जाने का फैसला किया और अपने होटल के कमरों में ही आराम किया। झाओ हाय का समूह आराम कर रहा था, जबकि होटल में बाकी लोगों को नींद नहीं आई। होटल मालिक ब्राउन को उसके कमरे से सुरक्षित निकाल लिया गया। उसे कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन वह सदमे में था। अभी अभी जो कुछ हुआ उसे जानने के बाद वह और भी परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह झाओ हाय को आज रात की घटना के बारे में कैसे बताए। ब्राउन का अपना एक खास रुतबा था, वह ब्लैंका नगर के मुखिया की पत्नी का छोटा भाई था। इसी वजह से वह अपना होटल खोल पाया। लेकिन ब्लैंका नगर का मुखिया तो सिर्फ एक विस्काउंट था, जो झाओ हाय के पद के बराबर था। इतना ही नहीं, रुयेन की गाड़ी पर परसेल परिवार का प्रतीक चिन्ह लटका हुआ था। ब्राउन इन लोगों को नाराज नहीं कर सकता था, लेकिन उनके होटल पर हुए हमले को देखकर ब्राउन को लगा मानो वह मर चुका है। उसी समय रुयेन का दिल बेचैन था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वेल्स 3 तत्वों का जादूगर निकलेगा। महाद्वीप पर एक तत्व में निपुणता को औसत प्रतिभा माना जाता है, 2 तत्वों का ज्ञान प्रतिभा की निशानी है। लेकिन 3 तत्वों का ज्ञान महाद्वीप पर एक अत्यंत दुर्लभ प्रतिभा थी। अधिकांश लोग अपने पूरे जीवन में शायद ही किसी को ऐसा करते देखते। हालांकि 3 तत्वों का जादूगर होने पर भी उसे किसी एक तत्व में ही महारत हासिल करनी चाहिए, अन्यथा उसकी पढ़ाई में बहुत ध्यान भटक जाएगा। लेकिन झाओ हाय को देखे तो वह 3 तत्वों का जादूगर था, लेकिन ऐसा लगता था कि उसके मंत्र सभी तत्वों में उच्च कोटि के थे। इसका क्या अर्थ था? इसका अर्थ था कि उसमें जादू की जन्मजात प्रतिभा बहुत अधिक थी। शुरू में रुयेन को खुद पर बहुत गर्व था। हालांकि वह अभी छोटी थी, लेकिन वह एक प्रतिभाशाली जल जादूगरनी थी जिसने 6ठा स्थान प्राप्त कर लिया था। यह उपलब्धि महाद्वीप में दुर्लभ मानी जाती थी। हालांकि इन 2 दिनों में उसे लगा कि उसका आत्मविश्वास डगमगा रहा है। इतना ही नहीं, झाओ हाय एक त्रितत्व जादूगर था और उसके बगल में खड़ी मेग उससे किसी भी तरह से कमजोर नहीं थी, जिससे वह खुद से निराश हो गई। रुयेन अपने कमरे में बैठ गई। उसकी 2 दासियां उसके पीछे खड़ी थी, जबकि जिल और एक अन्य योद्धा उसके सामने खड़ी थी। रुयेन ने शांत भाव से उनकी ओर देखा और कहा, आज रात जो कुछ हुआ उसके बारे में आपका क्या विचार है? योद्धा ने रुयेन की ओर देखा और गंभीरता से उत्तर दिया, वह समूह स्पष्ट रूप से वेल्स के पीछे पड़ा था, लेकिन मुझे लगता है कि वह समूह किसी संगठन या समूह से संबंधित नहीं था, जैसे 8 भुजाओं वाला दानव शुन। वह महाद्वीप में एक बहुत प्रसिद्ध हत्यारा था, लेकिन वह भाड़े का हत्यारा था। उसने किसी समूह में शामिल नहीं हुआ था। उससे निपटना बहुत मुश्किल था। मैंने सुना है कि अपने गुप्त हथियारों और भेज के अलावा वह जहर का भी बहुत अच्छा जानकार था। उसके शस्त्रागार में मौजूद सभी हथियार जहरीले थे। उसके काम से पता चलता है कि आज रात के हमले में ज्यादातर भाड़े के हत्यारे शामिल थे, जो काम के बदले नकद लेते हैं। इस क्षण रुयेन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या बर्बाद सैनिक भी भाड़े के सैनिक होते हैं? मैंने भाड़े के बर्बाद सैनिकों के बारे में पहले कभी क्यों नहीं सुना? योद्धा ने शांत भाव से उत्तर दिया, उनमें से कुछ भाड़े के सैनिकों के समूह में हैं, कुछ अपने कबीलों से भाग निकले हैं और कुछ ने विद्रोह किया है। वे कभी कभी बाहर से भी शादी कर लेते हैं और बाद में बच्चे को जन्म देते हैं, जिसे वे अपने कौशल सिखाते हैं। ये स्थिति असामान्य नहीं है।
रुयन ने सिर हिलाया। वो जिल की ओर मुड़ा और पूछा, तुम आज रात शू और ब्लॉकहेड के कमरे में थी, क्या तुम्हें कोई जानकारी मिली? जिल ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने नहीं किया। खाना खाने के बाद वे अपने कमरे में लौट आए। उनकी बत्तियां तुरंत बंद कर दी गईं और उसके बाद कोई आवाज नहीं सुनाई दी। मैंने बाद में उन्हें फोन किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वे बहुत थके हुए हैं और उन्हें आराम की जरूरत है, इसलिए वे बाहर आने को तैयार नहीं थे। रुयन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि पिताजी ने उनसे क्या कहा, उन्होंने उन्हें विस्काउंट की उपाधि क्यों दी और पिताजी ने मुझे उनके साथ यात्रा पर क्यों भेजा। यह मामला वाकई अजीब है। ठीक है, कितने रात्रि रक्षक घायल हुए, कितने मारे गए? योद्धा ने उत्तर दिया, सभी मारे गए, कोई जीवित गवाह नहीं बचा। ऐसा लगता है कि यह किसी अन्य शहीद सैनिक के हाथों हुआ है। उनके गले पर केवल एक ही घाव है, उनके गले तलवार से काटे गए थे। ये शुन का काम भी नहीं था, वरना वह अपने विषैले गुप्त हथियारों का इस्तेमाल करता। रुयन ने सिर हिलाया। उनके शवों का अंतिम संस्कार करो और उनकी राख को ग्रैंड ड्यूक के महल में वापस भेज दो। पिताजी से कहो कि उनके परिवारों को कुछ मुआवजा दे। योद्धा ने सिर हिलाया। रुयन ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, आज का हमला बहुत अजीब है। मिस्टर वेल्स की पहचान बहुत रहस्यमय है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अगले कुछ रातों तक और सावधान रहना चाहिए। रात के पहरेदारों की संख्या में कुछ और लोगों की बढ़ोतरी करनी चाहिए। जिल और योद्धा ने सिर हिलाया। रुयन ने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा, तुम वापस जाकर आराम करो, आज रात गश्त के लिए कुछ लोगों को भेजो। जिल, मिस्टर वेल्स इस समय तुम्हारे कमरे में हैं, तुम आज रात पहरेदारों के साथ आराम करो। जिल ने बात मान ली, फिर उसने जाने की अनुमति मांगी। जिल को जाते हुए देखकर रुयन ने मन ही मन बुदबुदाया, चीजें और भी दिलचस्प होती जा रही हैं, हाँ। फिर उसने जिम्हाई ली और आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई। अगले दिन झाओ हाय और बाकी लोग काफी देर से उठे। झाओ हाय की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसे आराम की जरूरत थी और वह देर रात तक सोता रहा। अपने कमरों में नहाने के बाद जब वे बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनके दरवाजे के बाहर एक मोटा आदमी खड़ा है। उन्हें बाहर आते देख वह मोटा आदमी तुरंत झाओ हाय का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन शू और ब्लॉकहेड ने उसे रोक दिया। वह रुक गया और झुककर बोला, इस छोटे ब्राउन ने श्री विस्काउंट को देखा है। श्री विस्काउंट कर डर गए थे, मैं श्री विस्काउंट से तहे दिल से माफी मांगता हूँ। झाओ हाय ने उस मोटे आदमी को देखा। यह मोटा आदमी बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा शुन ने अभी अभी नकल किया था, लेकिन इसकी आंखें बहुत लाल थीं और चेहरा पसीने से तर था। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो उसकी माँ अभी अभी मर गई हो। झाओ हाय ने शांत भाव से उत्तर दिया, कोई बात नहीं, मैं आपको दोष नहीं देता। वे लोग मेरे लिए आए थे। आपके होटल में कुछ चीजें तोड़ने के लिए मैं मिस्टर ब्राउन से माफी मांगता हूँ। ब्राउन का शरीर और भी झुक गया। इस नन्हे बच्चे ने विस्काउंट की बात सुन ली है। ये बहुत खुश है। इसने सदमे से उबरने के लिए कुछ शराब तैयार की है। मैं विस्काउंट को भोजन कक्ष में आमंत्रित करता हूँ। झाओ हाय ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और फिर भोजन कक्ष की ओर चल पड़ा। भोजन कक्ष में प्रवेश करते ही उसने देखा कि रुयन वहां चाय पी रही थी। जब झाओ हाय अंदर आया तब रुयन चाय पी रही थी, लेकिन उसने तुरंत अपना कप नीचे रखा और खड़ी हो गई। महोदय आ गए, आपकी नींद कैसी रही? झाओ हाय ने शांत भाव से उत्तर दिया, सौभाग्य से आप ठीक हैं युवती, कृपया बैठ जाइए। इतना कहकर झाओ हाय बैठ गई। उनके बगल में खड़े फैटी ब्राउन ने झुककर कहा, महामहिम युवती, श्री विस्काउंट, मैंने कल के सदमे से उबरने के लिए विशेष रूप से शराब और कुछ व्यंजन तैयार किए हैं। मुझे आशा है कि आप दोनों मेरा निमंत्रण स्वीकार करेंगे। रुयन कुछ नहीं बोली। उसने झाओ हाय की ओर देखा और फैसला उसी पर छोड़ दिया। झाओ हाय ने घबराए हुए ब्राउन को शांत करते हुए कहा, अच्छा बॉस, ब्राउन को शिष्टाचार दिखाने की जरूरत नहीं है, उन्हें परोसने दीजिए। हम खाने के बाद चले जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मैं आपको दोष नहीं देता, आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। नीचे जाते समय हम अपने कमरों का किराया दे देंगे। झाओ हाय की बात सुनते ही ब्राउन ने तुरंत जवाब दिया, मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा, कमरे का किराया ही मेरी माफी समझ लो। ठीक है, मैं अब चलता हूं और कर्मचारियों से खाना परोसने को कहता हूं। मैं महाराज और श्री विस्काउंट से निवेदन करता हूं कि आप आराम से समय लें। फिर ब्राउन ने झुककर प्रणाम किया और वापस चला गया। नोट, बेचारे ब्राउन, जरा सोचो, शांति से जीवन बिता रहे हो और फिर किसी रईस के विवाद में फंस जाओ। कितना अन्याय होगा। वह तो बड़ी आसानी से बच गया। अध्याय 322 चुन का परिवार। नाश्ता करने के बाद समूह अपने कमरों में लौट आया और जाने की तैयारी करने लगा। स्वाभाविक रूप से झाओ हाय ने उनके ठहरने का खर्च उठाया। यह एक रईस की शान का मामला था, उन्हें किराया देना ही था। उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह अनिवार्य था। उनके जैसे युवा मालिक के लिए किराया न देना शोभा नहीं देता। अपनी अपनी गाड़ियों में सवार होने के बाद वे धीरे धीरे ब्लैंका शहर से निकल गए। शुन शू के बगल में झाओ हाय की गाड़ी के बाहर बैठी थी, जिसे शू चला रही थी। आज शुन ने सामान्य कपड़े पहने थे। उसने एक साधारण योद्धा के वस्त्र पहने थे और शू के बगल में बैठे हुए वह बहुत ही सामान्य दिख रहा था। शू ने कल उसे झाओ हाय की जादूगरी क्षमताओं के बारे में बताया था। उसने शुन को चेतावनी दी थी कि वह झाओ हाय के साथ विश्वासघात करने की हिम्मत न करे, अन्यथा उसे एक अमर प्राणी में बदल दिया जाएगा। शुन एक अमर प्राणी नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने आज्ञाकारी व्यवहार किया और झाओ हाय की नापसंद के बारे में पूछा। इसी वजह से उसने आज साधारण कपड़े पहने थे। कोई कह सकता है कि शुन बदसूरत नहीं था, उसका चेहरा बचकाना था और उसके छोटे कद के कारण वह अपनी वास्तविक उम्र से छोटा दिखता था। झाओ हाय ने शुन की क्षमताओं के बारे में भी पूछा। शुन छुपकर हमला करने की तकनीक जानता था, विषैले गुप्त हथियारों का इस्तेमाल कर सकता था और भेस बदल सकता था। वह जनजाति एक सफल हत्यारे की प्रतिभाओं से संपन्न था। इसके अलावा उसकी युद्ध शक्ति भी कमजोर नहीं थी। उसकी ताकत छठे दर्जे के योद्धा के बराबर थी, लेकिन हत्याओं के दौरान वह 7वें दर्जे के योद्धाओं को भी आसानी से हरा सकता था। शुन की ताकत को लेकर झाओ हाय काफी संतुष्ट था।
साथ ही शुन ने उससे रक्त की शपथ ली थी, इसलिए झाओ हाई को पूरा भरोसा था कि वह उसे धोखा देने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर भी झाओ हाई ने शुन पर 1-2 दिन तक नजर रखने का फैसला किया, जिसके बाद वह उसे अंतरिक्ष में ले जाएगा। अगर शुन वफादार नहीं रहा तो झाओ हाई उस पर दया नहीं करेगा और उसे सीधे सीधे अमर बना देगा। वैसे भी अमर बनने के बाद भी उसकी शक्तियां बरकरार रहेंगी। शुन बहुत आज्ञाकारी था, उसे अपनी स्थिति का भी एहसास था, वह वर्तमान में झाओ हाई का गुलाम था। अगर झाओ हाई उसे मारना चाहता तो वह जीवित नहीं रह पाता, इसलिए अपने भले के लिए वह स्वाभाविक रूप से वफादार बना रहा। दोपहर में उन्होंने सादा भोजन किया, लेकिन उनका भोजन रुयन के भोजन से कहीं बेहतर था, जिसमें केवल साधारण सूखा खाना था। झाओ हाई के समूह ने मटन और मटन सूप खाया। यह मटन और मटन सूप प्रेरी से बचा हुआ था। युद्ध के लिए निकलते समय वेल्स ने अपने सभी अर्गाली, एक प्रकार का जंगली सुअर, को मारकर उनका मांस खा लिया था। युद्ध जीतने पर उन्हें बहुत सारे अर्गाली मिल गए, इसलिए स्वाभाविक रूप से वेल्स मटन और मटन सूप का सेवन जारी नहीं रखना चाहता था। बचा हुआ मांस झाओ हाई के पास ही रखा रहा, जो उनके लिए काफी समय तक खाने के लिए पर्याप्त था। चूंकि महाद्वीप में अभी भी सर्दी का मौसम था, इसलिए तापमान ठंडा था। स्वाभाविक रूप से ऐसे मौसम में गर्म मटन और गर्मा गर्म सूप का स्वाद बेहतर लगेगा। शाम को होटल न मिलने पर झाओ हाई और बाकी लोगों ने एक छोटे से गांव में आराम करने का फैसला किया। इस गांव का नाम कैटियर गांव था। इसमें कुछ दर्जन परिवार रहते थे और सबसे उच्च पदस्थ अधिकारी गांव का मुखिया होता था। गांव के मुखिया की नियुक्ति साम्राज्य द्वारा नहीं की जाती थी। गांव में एक आम उपनाम प्रचलित था। गांव का मुखिया उस परिवार का मुखिया होता था और गांव के लिए सर्वोच्च अधिकार रखता था। लेकिन एक कुलीन व्यक्ति की नजर में गांव का मुखिया कोई अधिकारी नहीं होता। गांव के लोगों ने इससे पहले कभी कोई उच्च अधिकारी देखा ही नहीं था। उन्होंने अधिकतम कर अधिकारी केवल शहर से कर वसूलने आने वाले कर अधिकारी को ही देखा था, और वह कर अधिकारी भी कुलीन वर्ग का नहीं था। इसलिए जब गांव वालों ने झाओ हाई के दल को, विशेषकर उनके हथियारों को देखा तो वे बहुत भयभीत हो गए। और जब उन्हें पता चला कि झाओ हाई एक विस्काउंट है और रुयन एक रियासत की युवती है, तो हर कोई इतना डर गया कि वे जमीन पर घुटने टेककर बार बार प्रणाम करने लगे। वे डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने झाओ हाई की हर संभव मदद करने की कोशिश की। गांव के मुखिया ने तो झाओ हाई के रहने के लिए अपना घर भी दे दिया। झाओ हाई ने शिष्टाचार नहीं दिखाया, उसने तुरंत घर पर कब्जा कर लिया और ग्राम प्रधान से गांव की महिलाओं को भोजन तैयार करने का आदेश दिया। प्रधान ने तुरंत बात मान ली और जल्दी से महिलाओं को झाओ हाई के समूह के लिए भोजन तैयार करने को कहा। झाओ हाई ने खाना बनाने का जिम्मा महिलाओं पर छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने मेघ को उनके काम की निगरानी करने का जिम्मा भी सौंपा था। ये महिलाएं साधारण व्यंजन तो बना सकती थी, लेकिन उन्होंने पहले कभी झाओ हाई की जादुई सब्जियां नहीं देखी थी, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका क्या करें। सौभाग्य से मेघ वहां मौजूद थी और देखते ही देखते खाना झटपट तैयार हो गया। रात के खाने के बाद झाओ हाई आराम करने के लिए अपने आंगन में चला गया। शू और बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे गए। चूंकि झाओ हाई का समूह छोटा था, इसलिए उन सभी के लिए एक छोटा सा आंगन ही काफी था। वहीं रुयन का समूह बड़ा था, इसलिए उन्होंने 3 बड़े आंगनों को अपने लिए घेर लिया। कुछ लोग तो घर के अंदर सो भी नहीं पाए, क्योंकि हर घर में लगभग 10 ही लोग रह सकते थे। अपने आंगन में लौटने के बाद झाओ हाई ने तुरंत विश्राम नहीं किया। वह बैठक कक्ष में बैठ गया और चाय पीते हुए कमरे की सजावटों को निहारने लगा। भले ही यह घर उच्च कोटि का माना जाता था, लेकिन बैठक कक्ष की सजावटें साधारण थी, जिससे ये स्पष्ट था कि यहाँ रहने वाले लोग सुखमय जीवन नहीं जी रहे थे। हालांकि झाओ हाई को ग्रामीणों के लिए कोई दुख नहीं हुआ। उसके मन में वे भी अच्छा जीवन जी रहे थे, उन्हें खाने पीने और गर्म कपड़े पहनने को मिलते थे। ये जानना जरूरी है कि पृथ्वी पर 21वीं सदी के चीन में अभी भी ऐसे स्थान हैं जहां लोग इसी तरह का जीवन जी रहे हैं। इसलिए तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो आक महाद्वीप की तकनीकी पिछड़ेपन को देखते हुए ग्रामीणों की स्थिति काफी अच्छी थी। इस समय शुन झाओ हाई की ओर गया और घुटनों के बल बैठकर बोला, युवक स्वामी, इसने आपके साथ रक्त शपथ ली थी और यह बहुत आज्ञाकारी भी रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसे कुछ समय के लिए अपने परिवार से मिलने की अनुमति दें। झाओ हाई चौंक गया, फिर उसने शुन की ओर देखकर पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं? झाओ हाई के मन में शुन जैसे लोगों के बारे में यही धारणा थी कि वे शायद ही कभी शादी करते हैं, क्योंकि अगर किसी दिन काम करते करते वे गिर पड़े तो उनके परिवार को जरूर कष्ट सहना पड़ेगा। शुन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, इसकी शादी हो गई है। मेरे परिवार में इसके अलावा 5 लोग हैं, मेरी एक बूढ़ी माँ, एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। झाओ हाई ने पूछा, इस समय आपका परिवार कहाँ है? शुन ने तुरंत जवाब दिया, कल हमें इसके घर के पास से गुजरना चाहिए। घर एक छोटे से गांव से ज्यादा दूर नहीं है। इसने उस गांव में कुछ यूं जमीन खरीदी है और गांव वालों के साथ इसका बहुत कम लेन देन होता है, इसलिए गांव वालों को इसकी पहचान का पता नहीं है। झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत अच्छा। कैसा रहेगा अगर हम आपके परिवार को ले आएं और फिर उन्हें मेरे इलाके में ले आएं? शुन ने कुछ पल तक घूर कर देखा, फिर तुरंत जवाब दिया, धन्यवाद छोटे मालिक। यहाँ से मेरे घर तक पहुंचने में 2 घंटे का समय लगेगा, लेकिन मेरा गांव मुख्य सड़क पर नहीं है, इसलिए हमें घर पहुंचने के लिए एक अलग रास्ता लेना पड़ेगा। झाओ हाई ने सिर हिलाया, उसने आकाश की ओर देखा और फिर शू की ओर मुड़कर कहा, शू, जाओ मेरी गाड़ी ले आओ और शुन के परिवार से मिलो। शू ने सिर हिलाया और झाओ हाई की गाड़ी ले आया, जिससे शुन आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि वह किसी अन्य रईस को नहीं जानता था जो अपने नौकर के परिवार को अपनी गाड़ी में सवारी करने की अनुमति देता हो। शू और शुन को गांव छोड़ते हुए देखकर लौरा ने झाओ हाई की ओर मुड़कर कहा, भाई हाई, क्या आपको उनके भाग जाने का डर नहीं है? झाओ हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या उन्होंने खून की कसम नहीं खाई है? वे कहाँ भाग सकते हैं? मैंने भूतिया छड़ी को गाड़ी के अंदर रख दिया है, इसलिए अगर उन्हें कोई परेशानी होती है तो हम तुरंत गाड़ी तक पहुंच सकते हैं। इसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई और उसके बाद जिल की आवाज सुनाई दी, क्या वेल्स साहब यहाँ है?
महारानी ये पूछना चाहती थी कि क्या साहब चले गए हैं। उन्होंने झाओ हाई की गाड़ी को गांव से निकलते हुए भी देखा था, इसलिए वे पूछने आए थे। ब्लॉकहेड ने दरवाजा खोला और जिल को अंदर आने के लिए कहा। फिर जब जिल ने झाओ हाई को बैठक में चाय पीते हुए देखा तो वह निश्चिंत हो गई। वह आगे बढ़ी और तुरंत झाओ हाई को प्रणाम करते हुए बोली, श्रीमान वेल्स, आपकी गाड़ी को जाते हुए देखकर युवती को लगा कि शायद कुछ हुआ है, इसलिए उन्होंने मुझे पूछताछ के लिए भेजा है। झाओ हाई मुस्कुराया और बोला, हमने युवती को थोड़ा परेशान कर दिया, कोई बात नहीं। मैंने अपने दोनों नौकरों को कुछ काम से भेजा था, वे थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। जिल ने सिर हिलाया और फिर जाने की अनुमति मांगी। जिल को जाते देख लॉरा ने मुंह बनाते हुए कहा, भाई हाय, ऐसा लगता है कि युवती रुइन आपसे बहुत लगाव रखती है, क्या आपको पता है कि क्या करना चाहिए? झाओ हाई ने आह भरते हुए कहा, क्या करें, वह तो हमारा बहुत अच्छे से पीछा कर रही थी। वैसे भी जब हम रोसेन साम्राज्य पहुंचेंगे तो वह हमारा पीछा नहीं कर पाएगी, और अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ दें तो अंकल इवान के लिए भी अच्छा नहीं होगा। लॉरा मुस्कुराए और बोली, मुझे लगता है कि वह युवती आप पर बहुत ध्यान दे रही है। पिछले कुछ दिनों में उसके हाव भाव को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे उसका पहले वाला रवैया भी बदल गया है। यह आसान नहीं होगा। झाओ हाई ने फिर आह भरी, वह कैसे बदल सकती है? हम तो बस यूं ही साथ में घूम रहे हैं। छोड़ो ये सब, चलो शुन की बात करते हैं। मुझे नहीं लगा था कि उसकी शादी हो गई होगी। और क्या तुम्हें लगता है कि शू की भी शादी हो गई है? उसकी उम्र इतनी कम नहीं है। झाओ हाई की बात सुनकर लॉरा बस हंस पड़ी। इस बार मेग ने बोलना शुरू किया, युवा मालिक, आप इन सब बातों की इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? आपकी तो शादी भी नहीं हुई है। झाओ हाई भी हंसते हुए बोला, मेरी 2 मंगेतरे हैं, क्या एक संतुष्ट व्यक्ति एक भूखे व्यक्ति के विचारों को नहीं समझ सकता? मुझे तो बस शू की चिंता थी। जब लॉरा और मेग ने झाओ हाई की बात सुनी तो वे झाओ हाई की ओर देखकर हंसे बिना नहीं रह सकी। झाओ हाई हंसा, बाकी औरतें भी हंसी और सब लोग बहुत खुश हो गए। बातचीत के दौरान समय धीरे धीरे बीतता गया और आसमान में अंधेरा छाने लगा। हालांकि इस गांव में कोई जादुई दीपक नहीं थे, फिर भी यहाँ तेल के दीपक थे। लेकिन झाओ हाई ने अपना दीपक नहीं जलाया, बल्कि अंतरिक्ष में जाकर स्क्रीन पर शू और शुन को देखने लगा। शू और शुन यात्रा के दौरान बातें कर रहे थे। शू ने शुन के परिवार के बारे में पूछा और शुन ने शू से झाओ हाई के बारे में पूछा। शू ने कोई भी अनावश्यक जानकारी नहीं दी और चुप रहा। उसने बस शुन को बार बार यही सलाह दी कि वह कभी भी झाओ हाई के साथ विश्वासघात न करे। झाओ हाई सड़क पर चलते हुए उन दोनों को देख रहा था। कैटियस गांव से निकलने के बाद वे कुछ दूर चले और फिर एक मोड़ पर मुड़ गए। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें दूर से गांव की रोशनी दिखाई दी। गांव को देखकर शुन की आंखों में नम्रता झलक उठी। उसने शू की ओर मुड़कर कहा, भाई शू, यह मेरा गांव है। मेरे पिता पहले एक शहीद सैनिक थे, लेकिन घायल होने के कारण उन्होंने यहीं रहने का फैसला किया। मैंने उनसे ही ये हुनर सीखे। मेरी माँ गांव में औषधि बनाने की माहिर थी, लेकिन उन्होंने औपचारिक रूप से औषधि बनाना नहीं सीखा था। वह लोगों की बीमारियों का इलाज पहाड़ों की जड़ी बूटियों से ही करती थी। उन्हें जहर बनाना भी आता था। पहाड़ों में कई जहरीले पौधे थे जिनकी जहरीलापन बहुत ज्यादा थी। मैंने उनसे ही जहर बनाना सीखा। बाद में मेरे पिता की पुरानी चोटों के कारण मृत्यु हो गई, इसलिए मैं काम की तलाश में शहर चला गया। कुछ साल मिशन पर काम करने के बाद मैंने कुछ पैसे जमा किए और कुछ जमीन खरीदी। फिर मेरी एक पत्नी और 2 बच्चे हुए। उनकी वजह से मैंने जितना हो सके कम खतरनाक मिशन करना चुना और गांव से ज्यादा दूर भी नहीं जा पाता था। ज्यादातर समय मैं गांव में खेती बाड़ी का काम करता हूँ। मुझे लगता है कि यह जीवन अच्छा है। शुन के चेहरे के भाव देखकर शू मुस्कुराया और बोला, अगर तुम सच में ऐसा सोचते हो तो तुम्हारे लिए छोटे मालिक के साथ विश्वासघात न करने का और भी बड़ा कारण है। जब तक तुम छोटे मालिक की नजरों में अच्छे बने रहोगे, बाद में तुम्हें पता चलेगा कि यह तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा निर्णय था। शुन ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, शायद, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे अपने जीवनकाल में गुलाम बने। मैंने मालिक से खून की कसम खाई है, इसलिए अब मुझे उनका अनुसरण करना होगा। मेरे समर्थन के बिना मेरा परिवार जीवित नहीं रह सकता। मैं केवल युवा मालिक पर ही निर्भर हूं कि वे उनके लिए कोई रहने की जगह ढूंढ दे। मुझे बस यह नहीं पता कि युवा मालिक उन्हें कहां ले जाएंगे। शू ने शुन की ओर देखकर कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि उन्हें दुनिया की सबसे अच्छी जगह भेजा जाएगा। हम जैसे आम लोगों के लिए तो ये स्वर्ग होगा। सच कहूं तो शू को आयरन माउंटेन फोर्ट से बेहतर कोई और जगह सूझती ही नहीं थी। वहां वे सब मिलकर अपनी जिंदगी बेहतर बनाने और अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए काम करेंगे। उन्हें रोज खाने को मिलेगा और भविष्य में खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अगर एक आम इंसान के लिए ये स्वर्ग नहीं है तो फिर क्या है? शुन ने आह भरी। वो कुछ नहीं बोला। उसकी मनोदशा इस समय बहुत जटिल थी। वह भली भांति जानता था कि उसने कुछ जमीन खरीदी थी, लेकिन वह केवल गुजारा करने के लिए ही पर्याप्त थी। यदि वह अपने परिवार का जीवन बेहतर बनाना चाहता था तो परिवार को उससे और अधिक मेहनत करने की ही उम्मीद थी। लेकिन अब वह झाओ हाई का अधीनस्थ बन गया था और यदि वह चला जाता तो परिवार अपनी आय का मुख्य स्रोत खो देता। इसलिए वह मजबूरी में झाओ हाई से अपने परिवार को बसाने के लिए कुछ समय मांगने को तैयार था। लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि झाओ हाई स्वेच्छा से परिवार को अपने क्षेत्र में ले जाने के लिए तैयार हो जाएगा। ये शुन के लिए चिंता और खुशी दोनों की बात थी, क्योंकि उसके परिवार को कुछ हद तक सुरक्षा मिल जाएगी। उन्हें इस बात की चिंता सता रही थी कि जब उनके परिवार के सदस्य झाओ हाई के क्षेत्र में पहुंचेंगे तो उनका क्या होगा। अगर वे गुलाम बन गए और किसी तरह शुन पर कब्जा हो गया तो वे भूख से मर सकते हैं। ये बात उन्हें बहुत परेशान कर रही थी। आपस में बातचीत करने के बाद वे अंततः गांव में प्रवेश कर गए। यह एक छोटा सा गांव था, लगभग कैटियस गांव जितना ही बड़ा। गांव के पीछे एक पहाड़ था, जो शायद वही पहाड़ था जिसके बारे में शुन ने बात की थी। गांव में प्रवेश करते ही एक निम्न स्तर के जादुई जानवर ने, जो पृथ्वी पर कुत्ते जैसा दिखता था, उन पर भौंका।
हालांकि वह जादुई जानवर कुत्ते जैसा दिखता था, लेकिन उसकी युद्ध क्षमता पृथ्वी के कुत्ते से कहीं अधिक थी। आखिर वह एक जादुई जानवर ही तो था। शुन ने आंगन के अंदर एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, यही मेरा घर है। अध्याय 323 जाल। शु ने उस दिशा में देखा जिधर शुन ने इशारा किया था। उसने पत्थरों से बनी एक साधारण से फार्म हाउस की आंगन की दीवार देखी। आंगन बड़ा नहीं था और सर्दियों के कारण अंदर क्या है ये स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। उसमें मिट्टी के 4 मकान थे। आम लोग इसी तरह के मकान बनाते थे। पत्थर के मकान बहुत कम लोग बनाते थे। मिट्टी की ईंटों से बने मकान पत्थर के मकानों की तुलना में अधिक गर्म होते थे, इसलिए आमतौर पर मिट्टी की ईंटों से बने मकान ही बनाए जाते थे। आकाश में पहले से ही अंधेरा छा चुका था और दूर कहीं एक छोटी सी रोशनी दिखाई दे रही थी, शायद गर्मी प्रदान करने के लिए। हालांकि शु को अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। इसी क्षण शुन के कान अचानक हिल उठे। उसे अपने परिवार के कमरे से कुछ अलग सी आवाज सुनाई दी, मानो किसी कवच के रगड़ने की आवाज हो। ये सुनकर शुन अवाक रह गया। जब वह जाने ही वाला था कि अचानक एक आवाज ने उससे कहा, अनावश्यक हरकतें मत करो। तुम्हारे परिवार को बंधक बना लिया गया है। अगर तुम जाओगे तो उन्हें और नुकसान होगा। ये झाओ हाई की आवाज थी। शुन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उसे अच्छी तरह याद था कि झाओ हाई उनके साथ नहीं गया था। शुन को इसकी आदत हो चुकी थी। उसने कहा, युवा स्वामी, आप क्यों आए हैं? झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने पहले आने का इरादा नहीं किया था, लेकिन शुन के परिवार को बंधक बनाए देखकर मुझे आना पड़ा। गाड़ी रोको। शुन का परिवार 10 लोगों से घिरा हुआ है। परिवार के सभी सदस्य एक ही कमरे में हैं और एक व्यक्ति अंदर पहरेदारी कर रहा है। बाकी 9 लोग बाहर घात लगाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे शुन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अजीब बात है, वे अभी अभी आए हैं। क्या उन्हें पता था कि शुन आज वापस आएगा? स्वाभाविक रूप से झाओ हाई ने मॉनिटर के माध्यम से शुन के परिवार की स्थिति देखी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दूसरी पार्टी ने यहां घात लगाने का फैसला क्यों किया। शुन के अनुसार उसका परिवार बहुत अच्छी तरह से छिपा हुआ होना चाहिए। झाओ हाई ने शुन की ओर मुड़कर कहा, शुन, क्या कोई और भी है जो तुम्हारे परिवार के बारे में जानता हो? अगर नहीं तो उन्होंने तुम्हारे परिवार का पता कैसे लगाया? उनके पहनावे को देखकर तो लगता है कि वे तुम्हारी पहचान जानते होंगे, वरना वे ऐसे लोगों को तुमसे निपटने के लिए नहीं भेजते। इसके अलावा इन लोगों के पास ढाल और पूरे शरीर को ढकने वाला कवच भी था। वे स्पष्ट रूप से तुम्हारे छिपे हुए हथियारों से खुद को बचा रहे थे। शुन एकदम थम गया और कुछ देर बाद उसने सिर हिलाते हुए कहा, मेरे परिवार के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं आमतौर पर अकेले ही काम करता हूं और भले ही यह गांव इतना दूर नहीं है, फिर भी यहां आमतौर पर कोई नहीं आता। तो फिर दूसरे लोग मेरे परिवार को कैसे देख सकते हैं? झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, इसके बारे में परेशान होने का कोई फायदा नहीं है। पहले हमें आपके परिवार को बचाना है, फिर हम उन लोगों से निपटेंगे। झाओ हाई ने हाथ हिलाया और फिर एक मॉनिटर पर शुन के परिवार की स्थिति दिखाई देने लगी। शुन की मां, पत्नी और 2 बच्चे घर के पूर्वी हिस्से में इकट्ठा थे। एक अन्य व्यक्ति जिसने ढल और पूरे शरीर को ढकने वाला कवच पहन रखा था, दरवाजे के पास खड़ा होकर परिवार को ठंडी निगाहों से घूर रहा था। शुन की आंखें लाल हो उठी। झाओ हाई ने गहरी आवाज में कहा, कय एर, उस आदमी से निपटो, जरा भी शोर मत मचाओ। कय एर ने बात मान ली। फिर शुन की नजर के सामने कवचधारी व्यक्ति के पीछे चुपचाप एक लता प्रकट हुई। फिर वह लता एक बेहद नुकीली नोक में बदल गई और उस व्यक्ति के सिर पर निशाना साधा। उसके सिर में छेद हो गया। फिर उसका शरीर कांपने लगा और उसने कोई आवाज नहीं निकाली। लता तुरंत पीछे नहीं हटी, बल्कि योद्धा के शरीर के चारों ओर लिप गई। लता हमेशा योद्धा के पीछे ही रही, इसलिए शुन का परिवार उसे देख नहीं पाया। झाओ हाई ने सिर हिलाया और कहा, हम ठीक है। उनका हाथ हिला और तीनों तुरंत शुन के परिवार के सामने प्रकट हो गए। परिवार ने शुन को देखा और चिल्लाने ही वाले थे कि शुन ने उन्हें रोकते हुए कहा, शोर मत करो, मेरे साथ आओ। झाओ हाई ने उन्हें ऐसा कहने का निर्देश दिया था। शुन को देखते ही परिवार ने तुरंत सिर हिलाया और अपने मुंह कसकर बंद कर लिए। फिर वे कमरे से गायब हो गए। झाओ हाई उन्हें उस योद्धा के साथ अंतरिक्ष में ले गया जिसे कय एर ने मारा था। अंतरिक्ष में प्रवेश करने के बाद शुन और उसके परिवार के सदस्य बस देखते रह गए। झाओ हाई ने उनकी ओर देखा और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा शुन, ये हमारा सबसे बड़ा रहस्य है। इसे जानने के बाद अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा। शुन ने तुरंत कहा, युवक निश्चिंत रहें, जब से मैंने आपका अनुसरण किया है मैंने कभी भी विश्वासघात करने के बारे में नहीं सोचा। इस बार मैं अपने परिवार को बचाने के लिए युवक का धन्यवाद करना चाहता हूं। इतना कहकर शुन ने अपने परिवार के सदस्यों का परिचय झाओ हाई से कराया। शुन की मां का नाम सुजू है, उनकी पत्नी का नाम नालन है और उनके 2 बच्चों के नाम शुनगन और शुनलियू है। बच्चों के नाम सुनकर झाओ हाई अपनी हंसी नहीं रोक पाए। शुनलियू और शुनगन नाम इतने दबंग थे कि झाओ हाई ने लगभग शुन से पूछ ही लिया कि क्या उन्होंने चीन जापान युद्ध में भाग लिया था। झाओ हाई ने सिर हिलाया और फिर स्पेस विला के अंदर समूह के साथ बैठ गया। झाओ हाई ने स्क्रीन चालू की और समूह ने आंगन की ओर देखा। बख्तरबंद दल घात लगाकर हमला करने के लिए तैयार था। हालांकि उन्होंने घर को हल्के से ही घेरा था, लेकिन ये स्पष्ट था कि वे एक ही झटके में शिकार को पकड़ लेना चाहते थे। झाओ हाई ने लोगों को देखा और फिर गंभीरता से कहा, इन लोगों के पहनावे को देखो, ये कोई आम भाड़े के सैनिक नहीं लगते। इनके कवच बहुत ही परिष्कृत हैं, ऐसा लगता है जैसे इन्हें किसी बड़े परिवार ने काम पर रखा हो। शू, तुम्हारा क्या विचार है? शू ने स्क्रीन को काफी देर तक देखा और फिर कहा, हाँ, भले ही उन्होंने कोई प्रतीक चिन्ह नहीं पहना था, लेकिन आप देख सकते हैं कि उनके हथियार और कवच एक ही शैली में बने हैं। आम भाड़े के सैनिक इस तरह के उपकरण इस्तेमाल नहीं करते। झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, लगता है किसी ताकतवर शख्स की नजर शुन पर थी। हम इन लोगों को बाद में पकड़ लेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि शुन से कौन निपटना चाहता था। शुन झाओ हाई को देखकर भावुक हो गया।
झाओ हाई जानता था कि काफी देर हो चुकी है, इसलिए उसने शुए की ओर मुड़कर कहा, शुए, शुन के परिवार के लिए 2 कमरे का इंतजाम कर दो। फिर हम उन लोगों का ख्याल रखेंगे, हमें अभी लौरा और बाकी लोगों के पास वापस जाना है। शू ने सिर हिलाया, फिर जाकर शुन के परिवार को बिठाया। और चुन की झाओ हाई को लगा कि उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया है, इसलिए उसने उन्हें कुछ खाने को दिया। उसने उन्हें बाथरूम जाकर हाथ मुंह धोने के लिए भी कहा। थोड़ी ही देर में परिवार बैठक से बाहर निकल गया। अन्य योद्धाओं को देखकर झाओ हाई ने शू और शुन की ओर मुड़कर कहा, शू, शुन, उनके ठिकाने याद रखो। दोनों ने पुष्टि की, फिर झाओ हाई ने उन दोनों को बाहर भेज दिया। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, शू ने तुरंत 100 परछाइयां छोड़ी, शुन ने भी अपने छिपे हुए हथियार तैयार किए, फिर वे दोनों सावधानीपूर्वक घर की ओर चल पड़े। जब शुन आंगन में दाखिल हुआ तो घात लगाए बैठे योद्धा तुरंत अपने छिपने के स्थानों से बाहर निकले और उसे घेर लिया। उनके हाथों में बड़ी बड़ी ढालें थीं और उनमें से 2 के हाथों में तीरों से भरी हुई धनुषाकार धनुषें थीं। ऐसा लगता है कि वे शुन से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। वे जानते थे कि शुन बहुत फुर्तीला है, इसलिए उन्होंने उससे निपटने के लिए धनुष और तीर तैयार रखे थे। स्थिति को देखकर शुन ने हैरानी जताने का नाटक किया, फिर चेहरे के भाव बदलते हुए बोला, दोस्तों, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? मैंने आप में से किसी को नाराज तो नहीं किया है ना? योद्धाओं में से एक ने कहा, बकवास बंद करो, तुम्हारा परिवार हमारे हाथों में आ चुका है। आज्ञाकारी बनो, मेरे परिवार के स्वामी को तुमसे कुछ कहना है। इसी समय आंगन के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी, जिससे समूह चौंक गया। शुन ने तुरंत कार्रवाई की, उसने तेजी से अपने हथियार चलाकर उन 2 लोगों के हाथों से धनुष छीन लिए, क्योंकि वे ही सबसे बड़ा खतरा थे। उन धनुषों को छीनने से शुन का काम आसान हो जाता। क्योंकि समूह युद्धों में अनुभवी था, इसलिए वे जल्दी ही सदमे से उबर गए। धनुष पकड़े हुए दोनों ने तुरंत अपनी ढालें उठा ली, लेकिन इस तरह वे ठीक से निशाना नहीं लगा सके। इसी क्षण शू दौड़ता हुआ आया। ये योद्धा बहुत बलवान नहीं थे, इनकी रैंक लगभग 6ठी थी, लेकिन कवच पहने होने के कारण सामान्य गुप्त हथियार इन्हें भेद नहीं सकते थे। इसके अलावा शुन के परिवार को बंदी बनाकर रखने के कारण उन्होंने शुन का सामना करने का साहस दिखाया। हालांकि शू की मदद से, जिसकी ताकत उनके बराबर थी, समूह तुरंत ही पकड़ लिया गया। इस बार उन्हें मारा नहीं गया बल्कि पकड़ा गया। शू और शुन बंधकों को झाओ हाई की गाड़ी में ले आए। अंदर प्रवेश करते ही उन्होंने काय एर द्वारा मारे गए योद्धा का शव देखा। बेल से बने घाव को देखकर योद्धाओं के समूह ने तुरंत अनुमान लगाया कि यह शुन की छोटी तलवार से हुआ है। झाओ हाई योद्धाओं के सामने बैठ गया और उन्हें देखते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तुम लोग मुझे बताओ कि तुम मेरे अनुयायी पर हमला क्यों करना चाहते थे? क्या यह मेरे अनुयायी के खिलाफ है या मेरे खिलाफ? जब योद्धाओं के समूह ने झाओ हाई की आवाज सुनी तो वे चुप हो गए। उनमें से प्रत्येक ने अपने मुंह कसकर बंद कर लिए, मानो वे शहीद हों। उनकी शक्ल देखकर झाओ हाई मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, कुछ नहीं बोल रहे। बहुत अच्छा, तुमने अभी पूरे शरीर का कवच पहना हुआ है, अगर मैं तुम्हारे कवच को आग से भून दूं तो क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है इसका क्या असर होगा? झाओ हाई के ऐसा कहते ही समूह के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। उन्हें नहीं लगा था कि झाओ हाई इतना क्रूर होगा। उनके सारे कवच धातु की प्लेटों से बने थे। यदि ऐसे कवच को आग में भूना जाए तो वे स्वाभाविक रूप से बारबेक्यू बन जाएंगे। उसी समय झाओ हाई ने अपनी भूतिया छड़ी चलाई। सिर के आकार का एक अग्निगोला प्रकट हुआ और एक योद्धा की ओर उड़ गया। योद्धा का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, फिर उसने जल्दी से कहा, मैं बोलूंगा, कृपया मुझे मत जलाओ। झाओ हाई ने अन्य योद्धाओं की ओर भी देखा। योद्धाओं के समूह ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि वे बच नहीं सकते। उन्होंने तुरंत सिर हिलाकर कहा, हम भी बात करेंगे। झाओ हाई ने शू की ओर सिर घुमाते हुए कहा, शू, इन्हें घर के अंदर ले जाओ और एक एक करके इनसे पूछताछ करो। अगर 2 लोग अलग अलग बातें कहें तो बाकी लोगों की भी जांच करो और पता लगाओ कि किसने झूठ बोला। जब तुम्हें पता चल जाए कि किसने झूठ बोला है तो उसे मार डालो। शू को इस तरह की पूछताछ का पहली बार सामना करना पड़ा था। समूह को अब पता चल गया था कि झाओ हाई को बेवकूफ बनाने का कोई और तरीका नहीं था। उन्होंने तुरंत शू की बात मान ली और 4 लोगों को घर ले जाकर उनसे एक एक करके पूछताछ की। ये योद्धा झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, उनके चेहरों पर कड़वाहट साफ झलक रही थी। अध्याय 324 स्प्रिंग ग्रास निवास। रथ में बैठे झाओ हाई ने देखा कि शू एक एक करके सभी को कमरे में ले जा रहा है। कुछ देर पूछताछ के बाद शू ने सभी योद्धाओं को झाओ हाई के सामने खड़ा कर दिया और अपनी रिपोर्ट देते हुए कहा, युवा स्वामी, पूछताछ से पता चला है कि इन लोगों को दक्षिणी राजा ने ब्लैंका टाउन भेजा था ताकि वे पता लगा सके कि हम डार्क मेजेस हैं या नहीं। ब्राउन होटल में योजना विफल होने पर उन्होंने शुन के मूल का पता लगाना शुरू कर दिया। वे शुन को पकड़ना चाहते थे और उसके माध्यम से वे हमारी स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकते थे। ये जानते हुए कि शुन अक्सर इस कस्बे में आता जाता था, उन्होंने अनुमान लगाया कि उसका परिवार आसपास ही रहता होगा और ब्लैंका की टाउन लॉर्ड के माध्यम से उन्हें अंततः शुन का घर मिल गया। वे जानते थे कि जब शुन आपका अनुयायी बन जाएगा तो वह निश्चित रूप से अपने परिवार को बसाने के लिए वापस आएगा, इसलिए वे यहाँ उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन इसके बजाय वे हमारे हाथों पकड़े गए। झाओ हाई ने सिर हिलाया, फिर उसने शुन की ओर मुड़कर कहा, शुन, तुम इन लोगों के साथ क्या करना चाहते हो? चूंकि उन्होंने उसके परिवार को बंधक बनाने की हिम्मत की थी, इसलिए शुन निश्चित रूप से दया नहीं दिखाएगा। इसलिए उसने झाओ हाई से कहा, युवा स्वामी, मैं ये जिम्मेदारी आप पर छोड़ता हूँ। झाओ हाई ने सिर हिलाया, उसने योद्धाओं की ओर देखा और फिर शुन की ओर मुड़कर कहा, शुन, तुम यहाँ दोबारा नहीं आ सकते, तुम्हें इस घर की अब कोई जरूरत नहीं है। चलो इसे जला देते हैं। शुन स्तब्ध रह गया, हालांकि उसे थोड़ा दुख भी हुआ। उसने सिर हिलाया। वह ये भी जानता था कि झाओ हाई सही कह रहा था। वह अपने पूरे जीवन में कभी इस जगह पर वापस नहीं आ पाएगा। उसे सिर हिलाते देख झाओ हाई ने हाथ हिलाया, कुछ हवा के गोले प्रकट हुए और योद्धाओं के सिर काट दिए।
फिर उसने शू को जल्दी से उनके शवों को घर के अंदर रखने का आदेश दिया और साथ ही कई अग्निगोले और एक भयंकर अग्नि मंत्र भी उत्पन्न किया। शू का घर तुरंत आग की लपटों में घिर गया। झाओ हाई ने योद्धाओं को मरे हुओं में नहीं बदला क्योंकि उसके पास इस समय मरे हुओं की कमी नहीं थी। इसलिए उसने योद्धाओं को मारकर यहां फेंक दिया, जिससे उसकी पहचान को लेकर दूसरों के संदेह भी कम हो गए। अपने घर को धीरे धीरे जलते हुए देखकर शुन का मन बहुत उदास हो गया, लेकिन वह जानता था कि अब वह यहां वापस नहीं आ सकता। अंततः उसने अपना सिर घुमाया और शू के साथ गाड़ी की ओर चल पड़ा। जब वे गांव छोड़कर चले गए तो गांव के बाकी लोगों को शुन के घर में हुई घटना के बारे में पता चल गया। ग्रामीण लोग बहुत एकजुट होते हैं, वे एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, खासकर आग लगने जैसी स्थिति में। हर निवासी ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से यह जादुई आग थी, इसे बुझाना आसान नहीं था। अंत में वे बस देखते रह गए कि कैसे सब कुछ जलकर राख हो गया और आग भी धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। गांव वाले आग बुझा नहीं सके, लेकिन उन्हें शुन का परिवार भी नहीं दिखा। जब आग अपने आप बुझ गई तो वे घर की ओर गए और जो बचा था उसे देखा। घर के अंदर विकृत कवच पड़े थे। कुछ सतर्क निगाहों ने उन कवचों के अंदर कुछ जली हुई हड्डियां भी देखी। गांव वाले समझ गए कि यहाँ कुछ तो हुआ है और अब अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। गांव का मुखिया तुरंत ब्लैंका गया और उसे सूचना भेजी। बाद में नगर के मुखिया ने ये सूचना सुनी और फिर दक्षिणी राजा को भी सूचित किया गया, लेकिन इस समय तक झाओ हाई परसेल क्षेत्र में नहीं था। उस रात झाओ हाई कैटियस गांव लौट आया और आराम किया। जब रुयेन ने झाओ हाई की गाड़ी को लौटते देखा तो उसने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह नाश्ता करने के बाद झाओ हाई का समूह तुरंत गांव से निकल गया। कैटियस गांव भले ही छोटा गांव था, लेकिन वहां झाओ हाई को आराम और अपनापन महसूस हुआ। जब ग्रामीणों ने पहली बार झाओ हाई के समूह को देखा तो वे घबरा गए, लेकिन झाओ हाई ये भी समझ गया कि लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, जिससे वह प्रभावित हुआ। इसलिए जब वह गांव से निकला तो उसने गांव के मुखिया को उनके ठहरने के बदले 10 सोने के सिक्के दिए। लेकिन गांव का मुखिया डर गया और कहने लगा कि वह इतनी बड़ी रकम लेने की हिम्मत नहीं करेगा। अंत में झाओ हाई ने उसे पैसे लेने के लिए मजबूर किया और जब उसे सिक्के मिले तो उसने बार बार झाओ हाई के सामने सिर झुकाया। कहा जा सकता है कि ग्रामीणों का जीवन कुछ खास अच्छा नहीं था, लेकिन चून की परसेल डची में कर अधिक नहीं था, इसलिए वे कपड़े पहन सकते थे और गर्म भोजन कर सकते थे, और इन 10 सोने के सिक्कों से ग्रामीण किसी तरह अच्छी सर्दी गुजार सकते थे। समूह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। झाओ हाई ने रुयेन से कहा कि वह उसे परेशान न करे, फिर उसने शुन को गाड़ी में बुलाया। इसके बाद उसने लौरा और अन्य लोगों को अंतरिक्ष में भेजा ताकि वे शुन के परिवार के सदस्यों से मिल सके। शुन का परिवार भी इस समय जाग चुका था। वे इससे पहले कभी इतनी अच्छी जगह पर नहीं रुके थे, इसलिए उन्होंने किसी और चीज को छूने की हिम्मत नहीं की और अपने कमरों में ही रहे। स्वाभाविक रूप से इसी वजह से उन्होंने अभी तक नाश्ता नहीं किया था। झाओ हाई ने उन्हें खाना खिलाया और फिर उनके रहने की व्यवस्था करने के लिए उन्हें आयरन माउंटेन फोर्ट ले गया। उसने शुन को भी यहाँ लाया ताकि वह उन्हें उनकी वर्तमान स्थिति समझा सके। शुन को पता चला कि झाओ हाई एक सू साम्राज्य के कुख्यात बुढ़ा परिवार से था और जिस जगह वे थे वह ब्लैक वेस्टलैंड्स थी। हालांकि शुन को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने जल्दी ही वास्तविकता को स्वीकार कर लिया। आखिरकार वह पहले से ही झाओ हाई का रक्त शपथ ग्रहण किया हुआ अनुयायी था, वह जीवन भर के लिए उससे बंध गया था। फिर झाओ हाई शुन को किले के तौर तरीकों से परिचित कराने के लिए उसे अपने साथ ले गया। आयरन माउंटेन फोर्ट को देखकर शुन चारों और इतने सारे बीस्टमैन को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। इसके अलावा आयरन माउंटेन फोर्ट सर्दियों के बावजूद गर्म था, इस तथ्य ने उसे काफी चौंका दिया। इसके बाद झाओ हाई ने ग्रीन से शुन के दोनों बच्चों के स्कूल जाने का इंतजाम करने और शुन के परिवार के लिए एक घर आवंटित करने को कहा। पूरे दिन व्यस्त रहने के बाद वे गाड़ी में वापस लौट आए। अगले दिन बिना किसी खास दुर्घटना के बीत गए। कहा जा सकता है कि कासा शहर से एक्सा डोमेन तक का रास्ता बेहद शांत था। वहां कोई डाकू मौजूद नहीं थे और जब तक कोई खास तौर पर आपको निशाना न बना रहा हो तब तक कोई खतरा नहीं था। 2 दिन और यात्रा करने के बाद वे अंततः एक्सा परिवार के क्षेत्र में प्रवेश कर गए। एक्सा क्षेत्र परसेल क्षेत्र से थोड़ा छोटा था। यह परिवार एक मध्यम आकार के शहर और 3 छोटे शहरों पर शासन करता था। बेल इस क्षेत्र के एकमात्र मध्यम आकार के शहर सार्टे शहर में रहता था। एक्सा परिवार के मुखिया की उपाधि मार्क्विस थी, जो ड्यूक से कुछ कम और ग्रैंड ड्यूक से भी काफी कम थी। लेकिन एक्सा परिवार एक पुराना कुलीन परिवार था और 1000 साल से अधिक समय से अस्तित्व में था, इसलिए भले ही वे आजकल अपनी शक्ति का प्रदर्शन न करते हो, वे वास्तव में कमजोर नहीं थे। उनका इलाका बीस्टमैन प्रेरी से भी सटा हुआ था, जहां वे तस्करी से काफी धन कमाते थे। लेकिन चूंकि बीस्टमैन के मानव क्षेत्र पर हमले का पहला निशाना उनका इलाका ही होता, इसलिए उनके हाथ बंधे हुए थे। एक्सा डोमेन पहुंचने के बाद झाओ हाई को सार्टे शहर में प्रवेश करने से पहले एक छोटे शहर से गुजरना था। झाओ हाई का दल छोटे शहर में दाखिल हुआ और एक दिन आराम किया। दूसरे दिन वे सर्च शहर की ओर रवाना हुए। छोटे शहर से सर्च शहर तक की यात्रा में लगभग 1 दिन का समय लगता था, इसलिए जब वे छोटे शहर से निकले तो अगली शाम तक वे सर्च शहर पहुंच गए। हालांकि झाओ हाई पहुंचने के बाद बेल से मिलने नहीं गए। उन्होंने पहले एक होटल में कमरा बुक कराया और शुन को कल बेल से मिलने की तैयारी के लिए जानकारी जुटाने के लिए बाहर भेज दिया। यद्यपि वे पहले से ही एक्सा क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे, फिर भी रीति रिवाज और स्थानीय संस्कृति कासा शहर से भिन्न नहीं थी। लेकिन ये सामान्य बात थी, क्योंकि दोनों क्षेत्र एक ही साम्राज्य के अधीन थे, इसलिए कोई अंतर होना ही नहीं चाहिए था। अगली सुबह झाओ हाई का समूह जल्दी उठ गया। आज उन्हें बेल से मिलना था। रुयेन का समूह भी होटल में नहीं रुका, आखिर वह एक ग्रैंड ड्यूक की बेटी थी, इसलिए उसे एक्सा परिवार से मिलना जरूरी था, क्योंकि दोनों परिवारों के संबंध अच्छे थे। नाश्ते के बाद झाओ ही गाड़ी में सवार होकर तुरंत बेल के निवास की ओर चल पड़ी। बेल का निवास सार्टे शहर में बहुत प्रसिद्ध था, जिसे स्प्रिंग ग्रास निवास के नाम से जाना जाता था। इसके नाम से ही किसी को लग सकता है कि यह निवास स्थान बड़ा नहीं होगा।
लेकिन शहर के लोगों में यह बात स्पष्ट थी कि स्प्रिंगग्रास रेसिडेंस सार्ते शहर के सबसे बड़े महलों में से एक माना जाता है। पूरा घर 10 मीटर लगभग 10 मीटर भूमि में फैला हुआ था। ये केवल नगर स्वामी के महल से ही छोटा था, इसी वजह से ये शहर में बहुत प्रसिद्ध था। गाड़ी स्प्रिंगग्रास निवास के सामने आकर रुकी। निवास का दरवाजा बहुत साधारण लग रहा था, उसमें कोई विशेष सजावट नहीं थी। दरवाजा बंद था और सामने कोई नहीं था। शू और शुन ने गाड़ी रोक दी। शुन नीचे उतरा और धीरे से दरवाजा खटखटाया। दूसरी तरफ कदमों की आहट सुनाई दी। फिर नौकर के कपड़े पहने एक व्यक्ति ने दरवाजा खोला और शुन के साथ साथ पीछे खड़ी गाड़ी को भी देखा। फिर नौकर ने तुरंत आदरपूर्वक पूछा, महोदय। नौकर चीजों की गुणवत्ता को भलीभांति परख सकता है। उसकी आंखों ने देखा कि झाओ हाई का रथ हल्की लकड़ी से बना था। इसके अलावा रथ पर एक विस्काउंट का प्रतीक चिन्ह लटका हुआ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अनादर करने का साहस नहीं करेगा। शुन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे छोटे भाई को घर के मुखिया को संदेश पहुंचाने के लिए कहना पड़ेगा। उसे बताना होगा कि मैदान से एक दोस्त मिलने आया है। शुन की बात सुनते ही नौकर थोड़ा चौंक गया। फिर उसने तुरंत कहा, कृपया 1 मिनट रुकिए, मैं अभी संदेश भेज देता हूं। फिर वह मुड़कर आंगन की ओर दौड़ पड़ा। झाओ हाई चिंतित नहीं था, वह चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठा रहा। थोड़ी देर बाद दरवाजे के पीछे से तेज कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाजा खुलते ही बेल तुरंत बाहर आ गया। बेल को बाहर आते देख झाओ हाई भी तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर निकल आया। बेल ने गाड़ी खींचने वाले विशाल सींगों वाले बैल को देखा और उसे झाओ हाई की पहचान पर कोई संदेह नहीं हुआ, लेकिन जब उसने झाओ हाई का रूप देखा तो वह दंग रह गया। बेल की प्रतिक्रिया देखकर झाओ हाई मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। भाई बेल, आसानी से घूमने फिरने के लिए मुझे अपना रूप बदलना पड़ा। क्या हुआ, मुझे पहचान नहीं पा रहे? बेल ने झट से सिर हिलाया, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। भाई, मैं आपका कब से इंतजार कर रहा था। आखिरकार आप आ ही गए, अंदर आइए। उन्होंने हाथ से इशारा किया और झाओ हाई को अपने महल की ओर ले गए। बेल का महल बेहद अनोखा था। झाओ हाई ने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। महल में प्रवेश करते ही सामने पत्थर से बना मार्शल आर्ट का मैदान दिखाई देता है। महल के प्रवेश द्वार पर एक लंबा लॉन था और हालांकि सर्दी का मौसम था और घास पीली पड़ गई थी, फिर भी उसमें वसंत ऋतु की झलक दिखाई देती थी। अध्याय 322 शुन का परिवार। नाश्ता करने के बाद समूह अपने कमरों में लौट आया और जाने की तैयारी करने लगा। स्वाभाविक रूप से झाओ हाई ने उनके ठहरने का खर्च उठाया। यह एक रईस की शान का मामला था, उन्हें किराया देना ही था। उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह अनिवार्य था। उनके जैसे युवा मालिक के लिए किराया न देना शोभा नहीं देता। अपनी अपनी गाड़ियों में सवार होने के बाद वे धीरे धीरे ब्लैंका शहर से निकल गए। शुन शू के बगल में झाओ हाई की गाड़ी के बाहर बैठी थी, जिसे शू चला रही थी। आज शुन ने सामान्य कपड़े पहने थे। उसने एक साधारण योद्धा के वस्त्र पहने थे और शू के बगल में बैठे हुए वह बहुत ही सामान्य दिख रहा था। शू ने कल उसे झाओ हाई की जादूगरी क्षमताओं के बारे में बताया था। उसने शुन को चेतावनी दी थी कि वह झाओ हाई के साथ विश्वासघात करने की हिम्मत न करे, अन्यथा उसे एक अमर प्राणी में बदल दिया जाएगा। शुन एक अमर प्राणी नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने आज्ञाकारी व्यवहार किया और झाओ हाई की नापसंद के बारे में पूछा। इसी वजह से उसने आज साधारण कपड़े पहने थे। कोई कह सकता है कि शुन बदसूरत नहीं था, उसका चेहरा बचकाना था और उसके छोटे कद के कारण वह अपनी वास्तविक उम्र से छोटा दिखता था। झाओ हाई ने शुन की क्षमताओं के बारे में भी पूछा। शुन छुपकर हमला करने की तकनीक जानता था, विषैले गुप्त हथियारों का इस्तेमाल कर सकता था और भेष बदल सकता था। वह जनजाति एक सफल हत्यारे की प्रतिभाओं से संपन्न था। इसके अलावा उसकी युद्ध शक्ति भी कमजोर नहीं थी। उसकी ताकत छठे दर्जे के योद्धा के बराबर थी, लेकिन हत्याओं के दौरान वह 7वें दर्जे के योद्धाओं को भी आसानी से हरा सकता था। शुन की ताकत को लेकर झाओ हाई काफी संतुष्ट था। साथ ही शुन ने उससे रक्त की शपथ ली थी, इसलिए झाओ हाई को पूरा भरोसा था कि वह उसे धोखा देने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर भी झाओ हाई ने शुन पर 1-2 दिन तक नजर रखने का फैसला किया, जिसके बाद वह उसे अंतरिक्ष में ले जाएगा। अगर शुन वफादार नहीं रहा तो झाओ हाई उस पर दया नहीं करेगा और उसे सीधे सीधे अमर बना देगा। वैसे भी अमर बनने के बाद भी उसकी शक्तियां बरकरार रहेंगी। शुन बहुत आज्ञाकारी था, उसे अपनी स्थिति का भी एहसास था। वह वर्तमान में झाओ हाई का गुलाम था। अगर झाओ हाई उसे मारना चाहता तो वह जीवित नहीं रह पाता, इसलिए अपने भले के लिए वह स्वाभाविक रूप से वफादार बना रहा। दोपहर में उन्होंने सादा भोजन किया, लेकिन उनका भोजन रुयन के भोजन से कहीं बेहतर था, जिसमें केवल साधारण सूखा खाना था। झाओ हाई के समूह ने मटन और मटन सूप खाया। यह मटन और मटन सूप प्रेरी से बचा हुआ था। युद्ध के लिए निकलते समय वेल्स ने अपने सभी अर्गाली, एक प्रकार का जंगली सुअर, को मारकर उनका मांस खा लिया था। युद्ध जीतने पर उन्हें बहुत सारे अर्गाली मिल गए, इसलिए स्वाभाविक रूप से वेल्स मटन और मटन सूप का सेवन जारी नहीं रखना चाहता था। बचा हुआ मांस झाओ हाई के पास ही रखा रहा, जो उनके लिए काफी समय तक खाने के लिए पर्याप्त था। चूंकि महाद्वीप में अभी भी सर्दी का मौसम था, इसलिए तापमान ठंडा था। स्वाभाविक रूप से ऐसे मौसम में गर्म मटन और गर्मा गर्म सूप का स्वाद बेहतर लगेगा। शाम को होटल न मिलने पर झाओ हाई और बाकी लोगों ने एक छोटे से गांव में आराम करने का फैसला किया। इस गांव का नाम कैटियर गांव था। इसमें कुछ दर्जन परिवार रहते थे और सबसे उच्च पदस्थ अधिकारी गांव का मुखिया होता था। गांव के मुखिया की नियुक्ति साम्राज्य द्वारा नहीं की जाती थी। गांव में एक आम उपनाम प्रचलित था। गांव का मुखिया उस परिवार का मुखिया होता था और गांव के लिए सर्वोच्च अधिकार रखता था। लेकिन एक कुलीन व्यक्ति की नजर में गांव का मुखिया कोई अधिकारी नहीं होता। गांव के लोगों ने इससे पहले कभी कोई उच्च अधिकारी देखा ही नहीं था। उन्होंने अधिकतम कर अधिकारी केवल शहर से कर वसूलने आने वाले कर अधिकारी को ही देखा था, और वह कर अधिकारी भी कुलीन वर्ग का नहीं था। इसलिए जब गांव वालों ने झाओ हाई के दल को, विशेषकर उनके हथियारों को देखा तो वे बहुत भयभीत हो गए। और जब उन्हें पता चला कि झाओ हाई एक विस्काउंट है और रुयन एक रियासत की युवती है, तो हर कोई इतना डर गया कि वे जमीन पर घुटने टेककर बार बार प्रणाम करने लगे।
वे डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने झाओ हाई की हर संभव मदद करने की कोशिश की। गांव के मुखिया ने तो झाओ हाई के रहने के लिए अपना घर भी दे दिया। झाओ हाई ने शिष्टाचार नहीं दिखाया, उसने तुरंत घर पर कब्जा कर लिया और ग्राम प्रधान से गांव की महिलाओं को भोजन तैयार करने का आदेश दिया। प्रधान ने तुरंत बात मान ली और जल्दी से महिलाओं को झाओ हाई के समूह के लिए भोजन तैयार करने को कहा। झाओ हाई ने खाना बनाने का जिम्मा महिलाओं पर छोड़ दिया। हालांकि उन्होंने मेघ को उनके काम की निगरानी करने का जिम्मा भी सौंपा था। ये महिलाएं साधारण व्यंजन तो बना सकती थी, लेकिन उन्होंने पहले कभी झाओ हाई की जादुई सब्जियां नहीं देखी थी, इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका क्या करें। सौभाग्य से मेघ वहां मौजूद थी और देखते ही देखते खाना झटपट तैयार हो गया। रात के खाने के बाद झाओ हाई आराम करने के लिए अपने आंगन में चला गया। शू और बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे गए। चूंकि झाओ हाई का समूह छोटा था, इसलिए उन सभी के लिए एक छोटा सा आंगन ही काफी था। वहीं रुयन का समूह बड़ा था, इसलिए उन्होंने 3 बड़े आंगनों को अपने लिए घेर लिया। कुछ लोग तो घर के अंदर सो भी नहीं पाए, क्योंकि हर घर में लगभग 10 ही लोग रह सकते थे। अपने आंगन में लौटने के बाद झाओ हाई ने तुरंत विश्राम नहीं किया। वह बैठक कक्ष में बैठ गया और चाय पीते हुए कमरे की सजावटों को निहारने लगा। भले ही यह घर उच्च कोटि का माना जाता था, लेकिन बैठक कक्ष की सजावटें साधारण थीं, जिससे ये स्पष्ट था कि यहाँ रहने वाले लोग सुखमय जीवन नहीं जी रहे थे। हालांकि झाओ हाई को ग्रामीणों के लिए कोई दुख नहीं हुआ। उसके मन में वे भी अच्छा जीवन जी रहे थे, उन्हें खाने पीने और गर्म कपड़े पहनने को मिलते थे। ये जानना जरूरी है कि पृथ्वी पर 21वीं सदी के चीन में अभी भी ऐसे स्थान हैं जहां लोग इसी तरह का जीवन जी रहे हैं। इसलिए तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो आक महाद्वीप की तकनीकी पिछड़ेपन को देखते हुए ग्रामीणों की स्थिति काफी अच्छी थी। इस समय शुन झाओ हाई की ओर गया और घुटनों के बल बैठकर बोला, युवक स्वामी, इसने आपके साथ रक्षापत्र ली थी और यह बहुत आज्ञाकारी भी रहा है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसे कुछ समय के लिए अपने परिवार से मिलने की अनुमति दें। झाओ हाई चौंक गया, फिर उसने शुन की ओर देखकर पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं? झाओ हाई के मन में शुन जैसे लोगों के बारे में यही धारणा थी कि वे शायद ही कभी शादी करते हैं, क्योंकि अगर किसी दिन काम करते करते वे गिर पड़े तो उनके परिवार को जरूर कष्ट सहना पड़ेगा। शुन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, इसकी शादी हो गई है। मेरे परिवार में इसके अलावा 5 लोग हैं, मेरी एक बूढ़ी माँ, एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। झाओ हाई ने पूछा, इस समय आपका परिवार कहाँ है? शुन ने तुरंत जवाब दिया, कल हमें इसके घर के पास से गुजरना चाहिए। घर एक छोटे से गांव से ज्यादा दूर नहीं है। इसने उस गांव में कुछ व्यू जमीन खरीदी है और गांव वालों के साथ इसका बहुत कम लेन देन होता है, इसलिए गांव वालों को इसकी पहचान का पता नहीं है। झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत अच्छा। कैसा रहेगा अगर हम आपके परिवार को ले आएं और फिर उन्हें मेरे इलाके में ले आएं? शुन ने कुछ पल तक घूर कर देखा, फिर तुरंत जवाब दिया, धन्यवाद छोटे मालिक। यहाँ से मेरे घर तक पहुंचने में 2 घंटे का समय लगेगा, लेकिन मेरा गांव मुख्य सड़क पर नहीं है, इसलिए हमें घर पहुंचने के लिए एक अलग रास्ता लेना पड़ेगा। झाओ हाई ने सिर हिलाया, उसने आकाश की ओर देखा और फिर शू की ओर मुड़कर कहा, शू, जाओ मेरी गाड़ी ले आओ और शुन के परिवार से मिलो। शू ने सिर हिलाया और झाओ हाई की गाड़ी ले आया, जिससे शुन आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि वह किसी अन्य रईस को नहीं जानता था जो अपने नौकर के परिवार को अपनी गाड़ी में सवारी करने की अनुमति देता हो। शू और शुन को गांव छोड़ते हुए देखकर लौरा ने झाओ हाई की ओर मुड़कर कहा, भाई हाई, क्या आपको उनके भाग जाने का डर नहीं है? झाओ हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या उन्होंने खून की कसम नहीं खाई है? वे कहाँ भाग सकते हैं? मैंने भूतिया छड़ी को गाड़ी के अंदर रख दिया है, इसलिए अगर उन्हें कोई परेशानी होती है तो हम तुरंत गाड़ी तक पहुंच सकते हैं। इसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई और उसके बाद जिल की आवाज सुनाई दी, क्या वेल साहब यहाँ हैं? महारानी ये पूछना चाहती थी कि क्या साहब चले गए हैं। उन्होंने झाओ हाई की गाड़ी को गांव से निकलते हुए भी देखा था, इसलिए वे पूछने आए थे। ब्लॉकहेड ने दरवाजा खोला और जिल को अंदर आने के लिए कहा। फिर जब जिल ने झाओ हाई को बैठक में चाय पीते हुए देखा तो वह निश्चिंत हो गई। वह आगे बढ़ी और तुरंत झाओ हाई को प्रणाम करते हुए बोली, श्रीमान वेल्स, आपकी गाड़ी को जाते हुए देखकर युवती को लगा कि शायद कुछ हुआ है, इसलिए उन्होंने मुझे पूछताछ के लिए भेजा है। झाओ हाई मुस्कुराया और बोला, हमने युवती को थोड़ा परेशान कर दिया, कोई बात नहीं। मैंने अपने दोनों नौकरों को कुछ काम से भेजा था, वे थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। जिल ने सिर हिलाया और फिर जाने की अनुमति मांगी। जिल को जाते देख लौरा ने मुंह बनाते हुए कहा, भाई हाई, ऐसा लगता है कि युवती रुयन आपसे बहुत लगाव रखती है, क्या आपको पता है कि क्या करना चाहिए? झाओ हाई ने आह भरते हुए कहा, क्या करें, वह तो हमारा बहुत अच्छे से पीछा कर रही थी। वैसे भी जब हम रोसेन साम्राज्य पहुंचेंगे तो वह हमारा पीछा नहीं कर पाएगी, और अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ दें तो अंकल इवान के लिए भी अच्छा नहीं होगा। लौरा मुस्कुराए और बोली, मुझे लगता है कि वह युवती आप पर बहुत ध्यान दे रही है। पिछले कुछ दिनों में उसके हाव भाव को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे उसका पहले वाला रवैया भी बदल गया है। यह आसान नहीं होगा। झाओ हाई ने फिर आह भरी, वह कैसे बदल सकती है? हम तो बस यूं ही साथ में घूम रहे हैं। छोड़ो ये सब, चलो शुन की बात करते हैं। मुझे नहीं लगा था कि उसकी शादी हो गई होगी। और क्या तुम्हें लगता है कि शू की भी शादी हो गई है? उसकी उम्र इतनी कम नहीं है। झाओ हाई की बात सुनकर लौरा बस हंस पड़ी। इस बार मेघ ने बोलना शुरू किया, युवा मालिक, आप इन सब बातों की इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? आपकी तो शादी भी नहीं हुई है। झाओ हाई भी हंसते हुए बोला, मेरी 2 मंगेतरे हैं। क्या एक संतुष्ट व्यक्ति एक भूखे व्यक्ति के विचारों को नहीं समझ सकता? मुझे तो बस शू की चिंता थी। जब लौरा और मेघ ने झाओ हाई की बात सुनी तो वे झाओ हाई की ओर देखकर हंसे बिना नहीं रह सकी। झाओ हाई हंसा, बाकी औरतें भी हंसी और सब लोग बहुत खुश हो गए। बातचीत के दौरान समय धीरे धीरे बीतता गया और आसमान में अंधेरा छाने लगा। हालांकि इस गांव में कोई जादुई दीपक नहीं थे, फिर भी यहाँ तेल के दीपक थे।
लेकिन झाओ हाई ने अपना दीपक नहीं जलाया, बल्कि अंतरिक्ष में जाकर स्क्रीन पर शू और शुन को देखने लगा। शू और शुन यात्रा के दौरान बातें कर रहे थे। शू ने शुन के परिवार के बारे में पूछा और शुन ने शू से झाओ हाई के बारे में पूछा। शू ने कोई भी अनावश्यक जानकारी नहीं दी और चुप रहा। उसने बस शुन को बार बार यही सलाह दी कि वह कभी भी झाओ हाई के साथ विश्वासघात न करे। झाओ हाई सड़क पर चलते हुए उन दोनों को देख रहा था। कैटियस गांव से निकलने के बाद वे कुछ दूर चले और फिर एक मोड़ पर मुड़ गए। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें दूर से गांव की रोशनी दिखाई दी। गांव को देखकर शुन की आंखों में नम्रता झलक उठी। उसने शू की ओर मुड़कर कहा, भाई शू, यह मेरा गांव है। मेरे पिता पहले एक शहीद सैनिक थे, लेकिन घायल होने के कारण उन्होंने यहीं रहने का फैसला किया। मैंने उनसे ही ये हुनर सीखे। मेरी माँ गांव में औषधि बनाने की माहिर थी, लेकिन उन्होंने औपचारिक रूप से औषधि बनाना नहीं सीखा था। वह लोगों की बीमारियों का इलाज पहाड़ों की जड़ी बूटियों से ही करती थी। उन्हें जहर बनाना भी आता था। पहाड़ों में कई जहरीले पौधे थे जिनकी जहरीलापन बहुत ज्यादा थी। मैंने उनसे ही जहर बनाना सीखा। बाद में मेरे पिता की पुरानी चोटों के कारण मृत्यु हो गई, इसलिए मैं काम की तलाश में शहर चला गया। कुछ साल मिशन पर काम करने के बाद मैंने कुछ पैसे जमा किए और कुछ जमीन खरीदी। फिर मेरी एक पत्नी और 2 बच्चे हुए। उनकी वजह से मैंने जितना हो सके कम खतरनाक मिशन करना चुना और गांव से ज्यादा दूर भी नहीं जा पाता था। ज्यादातर समय मैं गांव में खेती बाड़ी का काम करता हूँ। मुझे लगता है कि यह जीवन अच्छा है। शुन के चेहरे के भाव देखकर शू मुस्कुराया और बोला, अगर तुम सच में ऐसा सोचते हो तो तुम्हारे लिए छोटे मालिक के साथ विश्वासघात न करने का और भी बड़ा कारण है। जब तक तुम छोटे मालिक की नजरों में अच्छे बने रहोगे, बाद में तुम्हें पता चलेगा कि यह तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा निर्णय था। शुन ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, शायद, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे अपने जीवनकाल में गुलाम बने। मैंने मालिक से खून की कसम खाई है, इसलिए अब मुझे उनका अनुसरण करना होगा। मेरे समर्थन के बिना मेरा परिवार जीवित नहीं रह सकता। मैं केवल युवा मालिक पर ही निर्भर हूं कि वे उनके लिए कोई रहने की जगह ढूंढ दे। मुझे बस यह नहीं पता कि युवा मालिक उन्हें कहां ले जाएंगे। शू ने शुन की ओर देखकर कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि उन्हें दुनिया की सबसे अच्छी जगह भेजा जाएगा। हम जैसे आम लोगों के लिए तो ये स्वर्ग होगा। सच कहूं तो शू को आयरन माउंटेन फोर्ट से बेहतर कोई और जगह सूझती ही नहीं थी। वहां वे सब मिलकर अपनी जिंदगी बेहतर बनाने और अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए काम करेंगे। उन्हें रोज खाने को मिलेगा और भविष्य में खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अगर एक आम इंसान के लिए ये स्वर्ग नहीं है तो फिर क्या है? शुन ने आह भरी। वह कुछ नहीं बोला। उसकी मनोदशा इस समय बहुत जटिल थी। वह भली भांति जानता था कि उसने कुछ जमीन खरीदी थी, लेकिन वह केवल गुजारा करने के लिए ही पर्याप्त थी। यदि वह अपने परिवार का जीवन बेहतर बनाना चाहता था तो परिवार को उससे और अधिक मेहनत करने की ही उम्मीद थी। लेकिन अब वह झाओ हाई का अधीनस्थ बन गया था और यदि वह चला जाता तो परिवार अपनी आय का मुख्य स्रोत खो देता। इसलिए वह मजबूरी में झाओ हाई से अपने परिवार को बसाने के लिए कुछ समय मांगने को तैयार था। लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि झाओ हाई स्वेच्छा से परिवार को अपने क्षेत्र में ले जाने के लिए तैयार हो जाएगा। ये शुन के लिए चिंता और खुशी दोनों की बात थी, क्योंकि उसके परिवार को कुछ हद तक सुरक्षा मिल जाएगी। उन्हें इस बात की चिंता सता रही थी कि जब उनके परिवार के सदस्य झाओ हाई के क्षेत्र में पहुंचेंगे तो उनका क्या होगा। अगर वे गुलाम बन गए और किसी तरह शुन पर कब्जा हो गया तो वे भूख से मर सकते हैं। ये बात उन्हें बहुत परेशान कर रही थी। आपस में बातचीत करने के बाद वे अंततः गांव में प्रवेश कर गए। यह एक छोटा सा गांव था, लगभग कैटियस गांव जितना ही बड़ा। गांव के पीछे एक पहाड़ था, जो शायद वही पहाड़ था जिसके बारे में शुन ने बात की थी। गांव में प्रवेश करते ही एक निम्न स्तर के जादुई जानवर ने, जो पृथ्वी पर कुत्ते जैसा दिखता था, उन पर भौंका। हालांकि वह जादुई जानवर कुत्ते जैसा दिखता था, लेकिन उसकी युद्ध क्षमता पृथ्वी के कुत्ते से कहीं अधिक थी। आखिर वह एक जादुई जानवर ही तो था। शुन ने आंगन के अंदर एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, यही मेरा घर है। अध्याय 323 जाल। शू ने उस दिशा में देखा जिधर शुन ने इशारा किया था। उसने पत्थरों से बनी एक साधारण से फार्म हाउस की आंगन की दीवार देखी। आंगन बड़ा नहीं था और सर्दियों के कारण अंदर क्या है ये स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। उसमें मिट्टी के 4 मकान थे। आम लोग इसी तरह के मकान बनाते थे। पत्थर के मकान बहुत कम लोग बनाते थे। मिट्टी की ईंटों से बने मकान पत्थर के मकानों की तुलना में अधिक गर्म होते थे, इसलिए आमतौर पर मिट्टी की ईंटों से बने मकान ही बनाए जाते थे। आकाश में पहले से ही अंधेरा छा चुका था और दूर कहीं एक छोटी सी रोशनी दिखाई दे रही थी, शायद गर्मी प्रदान करने के लिए। हालांकि शू को अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। इसी क्षण शुन के कान अचानक हिल उठे। उसे अपने परिवार के कमरे से कुछ अलग सी आवाज सुनाई दी, मानो किसी कवच के रगड़ने की आवाज हो। ये सुनकर शुन अवाक रह गया। जब वह जाने ही वाला था कि अचानक एक आवाज ने उससे कहा, अनावश्यक हरकतें मत करो। तुम्हारे परिवार को बंधक बना लिया गया है। अगर तुम जाओगे तो उन्हें और नुकसान होगा। ये झाओ हाई की आवाज थी। शुन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उसे अच्छी तरह याद था कि झाओ हाई उनके साथ नहीं गया था। शुन को इसकी आदत हो चुकी थी। उसने कहा, युवा स्वामी, आप क्यों आए हैं? झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने पहले आने का इरादा नहीं किया था, लेकिन शुन के परिवार को बंधक बनाए देखकर मुझे आना पड़ा। गाड़ी रोको। शुन का परिवार 10 लोगों से घिरा हुआ है। परिवार के सभी सदस्य एक ही कमरे में हैं और एक व्यक्ति अंदर पहरेदारी कर रहा है। बाकी 9 लोग बाहर घात लगाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे शुन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अजीब बात है, वे अभी अभी आए हैं। क्या उन्हें पता था कि शुन आज वापस आएगा? स्वाभाविक रूप से झाओ हाई ने मॉनिटर के माध्यम से शुन के परिवार की स्थिति देखी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दूसरी पार्टी ने यहां घात लगाने का फैसला क्यों किया। शुन के अनुसार उसका परिवार बहुत अच्छी तरह से छिपा हुआ होना चाहिए। झाओ हाई ने शुन की ओर मुड़कर कहा, शुन, क्या कोई और भी है जो तुम्हारे परिवार के बारे में जानता हो? अगर नहीं तो उन्होंने तुम्हारे परिवार का पता कैसे लगाया?
उनके पहनावे को देखकर तो लगता है कि वे तुम्हारी पहचान जानते होंगे, वरना वे ऐसे लोगों को तुमसे निपटने के लिए नहीं भेजते। इसके अलावा इन लोगों के पास ढाल और पूरे शरीर को ढकने वाला कवच भी था। वे स्पष्ट रूप से तुम्हारे छिपे हुए हथियारों से खुद को बचा रहे थे। शु ने एकदम थम गया और कुछ देर बाद उसने सिर हिलाते हुए कहा, मेरे परिवार के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं आमतौर पर अकेले ही काम करता हूँ और भले ही यह गांव इतना दूर नहीं है, फिर भी यहाँ आमतौर पर कोई नहीं आता। तो फिर दूसरे लोग मेरे परिवार को कैसे देख सकते हैं? झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, इसके बारे में परेशान होने का कोई फायदा नहीं है। पहले हमें आपके परिवार को बचाना है, फिर हम उन लोगों से निपटेंगे। झाओ हाई ने हाथ हिलाया और फिर एक मॉनिटर पर शुन के परिवार की स्थिति दिखाई देने लगी। शुन की मां, पत्नी और 2 बच्चे घर के पूर्वी हिस्से में इकट्ठा थे। एक अन्य व्यक्ति जिसने ढल और पूरे शरीर को ढकने वाला कवच पहन रखा था, दरवाजे के पास खड़ा होकर परिवार को ठंडी निगाहों से घूर रहा था। शुन की आंखें लाल हो उठी। झाओ हाई ने गहरी आवाज में कहा, कए, उस आदमी से निपटो, जरा भी शोर मत मचाओ। कए ने बात मान ली। फिर शुन की नजर के सामने कवचधारी व्यक्ति के पीछे चुपचाप एक लता प्रकट हुई। फिर वह लता एक बेहद नुकीली नोक में बदल गई और उस व्यक्ति के सिर पर निशाना साधा। उसके सिर में छेद हो गया। फिर उसका शरीर कांपने लगा और उसने कोई आवाज नहीं निकाली। लता तुरंत पीछे नहीं हटी, बल्कि योद्धा के शरीर के चारों ओर लिप गई। लता हमेशा योद्धा के पीछे ही रही, इसलिए शुन का परिवार उसे देख नहीं पाया। झाओ हाई ने सिर हिलाया और कहा, हम ठीक है। उनका हाथ हिला और तीनों तुरंत शुन के परिवार के सामने प्रकट हो गए। परिवार ने शुन को देखा और चिल्लाने ही वाले थे कि शुन ने उन्हें रोकते हुए कहा, शोर मत करो, मेरे साथ आओ। झाओ हाई ने उन्हें ऐसा कहने का निर्देश दिया था। शुन को देखते ही परिवार ने तुरंत सिर हिलाया और अपने मुंह कसकर बंद कर लिए। फिर वे कमरे से गायब हो गए। झाओ हाई उन्हें उस योद्धा के साथ अंतरिक्ष में ले गया जिसे कए ने मारा था। अंतरिक्ष में प्रवेश करने के बाद शुन और उसके परिवार के सदस्य बस देखते रह गए। झाओ हाई ने उनकी ओर देखा और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा शुन, ये हमारा सबसे बड़ा रहस्य है। इसे जानने के बाद अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा। शुन ने तुरंत कहा, युवक निश्चिंत रहें, जब से मैंने आपका अनुसरण किया है मैंने कभी भी विश्वासघात करने के बारे में नहीं सोचा। इस बार मैं अपने परिवार को बचाने के लिए युवक का धन्यवाद करना चाहता हूँ। इतना कहकर शुन ने अपने परिवार के सदस्यों का परिचय झाओ हाई से कराया। शुन की मां का नाम सुजू है, उनकी पत्नी का नाम नालन है और उनके 2 बच्चों के नाम शुनगन और शुनलियू है। बच्चों के नाम सुनकर झाओ हाई अपनी हंसी नहीं रोक पाए। शुनलियू और शुनगन नाम इतने दबंग थे कि झाओ हाई ने लगभग शुन से पूछ ही लिया कि क्या उन्होंने चीन जापान युद्ध में भाग लिया था। झाओ हाई ने सिर हिलाया और फिर स्पेस विला के अंदर समूह के साथ बैठ गया। झाओ हाई ने स्क्रीन चालू की और समूह ने आंगन की ओर देखा। बख्तरबंद दल घात लगाकर हमला करने के लिए तैयार था। हालांकि उन्होंने घर को हल्के से ही घेरा था, लेकिन ये स्पष्ट था कि वे एक ही झटके में शिकार को पकड़ लेना चाहते थे। झाओ हाई ने लोगों को देखा और फिर गंभीरता से कहा, इन लोगों के पहनावे को देखो, ये कोई आम भाड़े के सैनिक नहीं लगते। इनके कवच बहुत ही परिष्कृत हैं, ऐसा लगता है जैसे इन्हें किसी बड़े परिवार ने काम पर रखा हो। शू, तुम्हारा क्या विचार है? शू ने स्क्रीन को काफी देर तक देखा और फिर कहा, हाँ, भले ही उन्होंने कोई प्रतीक चिन्ह नहीं पहना था, लेकिन आप देख सकते हैं कि उनके हथियार और कवच एक ही शैली में बने हैं। आम भाड़े के सैनिक इस तरह के उपकरण इस्तेमाल नहीं करते। झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, लगता है किसी ताकतवर शख्स की नजर शुन पर थी। हम इन लोगों को बाद में पकड़ लेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि शुन से कौन निपटना चाहता था। शुन झाओ हाई को देखकर भावुक हो गया। झाओ हाई जानता था कि काफी देर हो चुकी है, इसलिए उसने शुए की ओर मुड़कर कहा, शुए, शुन के परिवार के लिए 2 कमरे का इंतजाम कर दो, फिर हम उन लोगों का ख्याल रखेंगे। हमें अभी लौरा और बाकी लोगों के पास वापस जाना है। शू ने सिर हिलाया, फिर जाकर शुन के परिवार को बिठाया और चुन की झाओ हाई को लगा कि उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया है, इसलिए उसने उन्हें कुछ खाने को दिया। उसने उन्हें बाथरूम जाकर हाथ मुंह धोने के लिए भी कहा। थोड़ी ही देर में परिवार बैठक से बाहर निकल गया। अन्य योद्धाओं को देखकर झाओ हाई ने शू और शुन की ओर मुड़कर कहा, शू, शुन, उनके ठिकाने याद रखो। दोनों ने पुष्टि की। फिर झाओ हाई ने उन दोनों को बाहर भेज दिया। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, शू ने तुरंत 100 परछाइयां छोड़ी। शुन ने भी अपने छिपे हुए हथियार तैयार किए। फिर वे दोनों सावधानीपूर्वक घर की ओर चल पड़े। जब शुन आंगन में दाखिल हुआ तो घात लगाए बैठे योद्धा तुरंत अपने छिपने के स्थानों से बाहर निकले और उसे घेर लिया। उनके हाथों में बड़ी बड़ी ढालें थीं और उनमें से 2 के हाथों में तीरों से भरी हुई धनुषाकार धनुषें थीं। ऐसा लगता है कि वे शुन से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। वे जानते थे कि शुन बहुत फुर्तीला है, इसलिए उन्होंने उससे निपटने के लिए धनुष और तीर तैयार रखे थे। स्थिति को देखकर शुन ने हैरानी जताने का नाटक किया। फिर चेहरे के भाव बदलते हुए बोला, दोस्तों, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? मैंने आप में से किसी को नाराज तो नहीं किया है ना? योद्धाओं में से एक ने कहा, बकवास बंद करो, तुम्हारा परिवार हमारे हाथों में आ चुका है। आज्ञाकारी बनो, मेरे परिवार के स्वामी को तुमसे कुछ कहना है। इसी समय आंगन के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी, जिससे समूह चौंक गया। शुन ने तुरंत कार्रवाई की। उसने तेजी से अपने हथियार चलाकर उन 2 लोगों के हाथों से धनुष छीन लिए, क्योंकि वे ही सबसे बड़ा खतरा थे। उन धनुषों को छीनने से शुन का काम आसान हो जाता। क्योंकि समूह युद्धों में अनुभवी था, इसलिए वे जल्दी ही सदमे से उबर गए। धनुष पकड़े हुए दोनों ने तुरंत अपनी ढालें उठा ली, लेकिन इस तरह वे ठीक से निशाना नहीं लगा सके। इसी क्षण शू दौड़ता हुआ आया। ये योद्धा बहुत बलवान नहीं थे, इनकी रैंक लगभग 6ठी थी, लेकिन कवच पहने होने के कारण सामान्य गुप्त हथियार इन्हें भेद नहीं सकते थे। इसके अलावा शुन के परिवार को बंदी बनाकर रखने के कारण उन्होंने शुन का सामना करने का साहस दिखाया। हालांकि शू की मदद से, जिसकी ताकत उनके बराबर थी, समूह तुरंत ही पकड़ लिया गया। इस बार उन्हें मारा नहीं गया बल्कि पकड़ा गया।
शु और शुन बंधकों को झाओ हाई की गाड़ी में ले आए। अंदर प्रवेश करते ही उन्होंने कायर द्वारा मारे गए योद्धा का शव देखा। बेल से बने घाव को देखकर योद्धाओं के समूह ने तुरंत अनुमान लगाया कि यह शुन की छोटी तलवार से हुआ है। झाओ हाई योद्धाओं के सामने बैठ गया और उन्हें देखते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तुम लोग मुझे बताओ कि तुम मेरे अनुयायी पर हमला क्यों करना चाहते थे? क्या यह मेरे अनुयायी के खिलाफ है या मेरे खिलाफ? जब योद्धाओं के समूह ने झाओ हाई की आवाज सुनी तो वे चुप हो गए। उनमें से प्रत्येक ने अपने मुंह कसकर बंद कर लिए, मानो वे शहीद हों। उनकी शक्ल देखकर झाओ हाई मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, कुछ नहीं बोल रहे। बहुत अच्छा, तुमने अभी पूरे शरीर का कवच पहना हुआ है, अगर मैं तुम्हारे कवच को आग से भून दूं तो क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है इसका क्या असर होगा? झाओ हाई के ऐसा कहते ही समूह के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। उन्हें नहीं लगा था कि झाओ हाई इतना क्रूर होगा, उनके सारे कवच धातु की प्लेटों से बने थे। यदि ऐसे कवच को आग में भूना जाए तो वे स्वाभाविक रूप से बारबेक्यू बन जाएंगे। उसी समय झाओ हाई ने अपनी भूतिया छड़ी चलाई। सिर के आकार का एक अग्निगोला प्रकट हुआ और एक योद्धा की ओर उड़ गया। योद्धा का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, फिर उसने जल्दी से कहा, मैं बोलूंगा, कृपया मुझे मत जलाओ। झाओ हाई ने अन्य योद्धाओं की ओर भी देखा। योद्धाओं के समूह ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि वे बच नहीं सकते। उन्होंने तुरंत सिर हिलाकर कहा, हम बात करेंगे, हम भी बात करेंगे। झाओ हाई ने शु की ओर सिर घुमाते हुए कहा, शु, इन्हें घर के अंदर ले जाओ और एक एक करके इनसे पूछताछ करो। अगर दो लोग अलग अलग बातें कहें तो बाकी लोगों की भी जांच करो और पता लगाओ कि किसने झूठ बोला। जब तुम्हें पता चल जाए कि किसने झूठ बोला है तो उसे मार डालो। शु को इस तरह की पूछताछ का पहली बार सामना करना पड़ा था। समूह को अब पता चल गया था कि झाओ हाई को बेवकूफ बनाने का कोई और तरीका नहीं था। उन्होंने तुरंत शु की बात मान ली और 4 लोगों को घर ले जाकर उनसे एक एक करके पूछताछ की। ये योद्धा झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, उनके चेहरों पर कड़वाहट साफ झलक रही थी। अध्याय 324 स्प्रिंग ग्रास निवास। रथ में बैठे झाओ हाई ने देखा कि शु एक एक करके सभी को कमरे में ले जा रहा है। कुछ देर पूछताछ के बाद शु ने सभी योद्धाओं को झाओ हाई के सामने खड़ा कर दिया और अपनी रिपोर्ट देते हुए कहा, युवा स्वामी, पूछताछ से पता चला है कि इन लोगों को दक्षिणी राजा ने ब्लैंका टाउन भेजा था ताकि वे पता लगा सके कि हम डार्क मेजेस हैं या नहीं। ब्राउन होटल में योजना विफल होने पर उन्होंने शुन के मूल का पता लगाना शुरू कर दिया। वे शुन को पकड़ना चाहते थे और उसके माध्यम से वे हमारी स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकते थे। ये जानते हुए कि शुन अक्सर इस कस्बे में आता जाता था, उन्होंने अनुमान लगाया कि उसका परिवार आसपास ही रहता होगा और ब्लैंका की टाउन लॉर्ड के माध्यम से उन्हें अंततः शुन का घर मिल गया। वे जानते थे कि जब शुन आपका अनुयायी बन जाएगा तो वह निश्चित रूप से अपने परिवार को बसाने के लिए वापस आएगा। इसलिए वे यहाँ उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन इसके बजाय वे हमारे हाथों पकड़े गए। झाओ हाई ने सिर हिलाया, फिर उसने शुन की ओर मुड़कर कहा, शुन, तुम इन लोगों के साथ क्या करना चाहते हो? चूंकि उन्होंने उसके परिवार को बंधक बनाने की हिम्मत की थी, इसलिए शुन निश्चित रूप से दया नहीं दिखाएगा। इसलिए उसने झाओ हाई से कहा, युवा स्वामी, मैं ये जिम्मेदारी आप पर छोड़ता हूँ। झाओ हाई ने सिर हिलाया, उसने योद्धाओं की ओर देखा और फिर शुन की ओर मुड़कर कहा, शुन, तुम यहाँ दोबारा नहीं आ सकते, तुम्हें इस घर की अब कोई जरूरत नहीं है। चलो इसे जला देते हैं। शुन स्तब्ध रह गया, हालांकि उसे थोड़ा दुख भी हुआ। उसने सिर हिलाया। वह ये भी जानता था कि झाओ हाई सही कह रहा था। वह अपने पूरे जीवन में कभी इस जगह पर वापस नहीं आ पाएगा। उसे सिर हिलाते देख झाओ हाई ने हाथ हिलाया, कुछ हवा के गोले प्रकट हुए और योद्धाओं के सिर काट दिए। फिर उसने शु को जल्दी से उनके शवों को घर के अंदर रखने का आदेश दिया और साथ ही कई अग्निगोले और एक भयंकर अग्नि मंत्र भी उत्पन्न किया। शु का घर तुरंत आग की लपटों में घिर गया। झाओ हाई ने योद्धाओं को मरे हुओं में नहीं बदला, क्योंकि उसके पास इस समय मरे हुओं की कमी नहीं थी। इसलिए उसने योद्धाओं को मारकर यहाँ फेंक दिया, जिससे उसकी पहचान को लेकर दूसरों के संदेह भी कम हो गए। अपने घर को धीरे धीरे जलते हुए देखकर शुन का मन बहुत उदास हो गया, लेकिन वह जानता था कि अब वह यहाँ वापस नहीं आ सकता। अंततः उसने अपना सिर घुमाया और शु के साथ गाड़ी की ओर चल पड़ा। जब वे गांव छोड़कर चले गए तो गांव के बाकी लोगों को शुन के घर में हुई घटना के बारे में पता चल गया। ग्रामीण लोग बहुत एकजुट होते हैं, वे एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, खासकर आग लगने जैसी स्थिति में। हर निवासी ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से यह जादुई आग थी, इसे बुझाना आसान नहीं था। अंत में वे बस देखते रह गए कि कैसे सब कुछ जलकर राख हो गया और आग भी धीरे धीरे कमजोर होती चली गई। गांव वाले आग बुझा नहीं सके, लेकिन उन्हें शुन का परिवार भी नहीं दिखा। जब आग अपने आप बुझ गई तो वे घर की ओर गए और जो बचा था उसे देखा। घर के अंदर विकृत कवच पड़े थे। कुछ सतर्क निगाहों ने उन कवचों के अंदर कुछ जली हुई हड्डियां भी देखी। गांव वाले समझ गए कि यहाँ कुछ तो हुआ है और अब अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। गांव का मुखिया तुरंत ब्लैंका गया और उसे सूचना भेजी। बाद में नगर के मुखिया ने ये सूचना सुनी और फिर दक्षिणी राजा को भी सूचित किया गया, लेकिन इस समय तक झाओ हाई परसेल क्षेत्र में नहीं था। उस रात झाओ हाई कैटियस गांव लौट आया और आराम किया। जब रुयेन ने झाओ हाई की गाड़ी को लौटते देखा तो उसने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह नाश्ता करने के बाद झाओ हाई का समूह तुरंत गांव से निकल गया। कैटियस गांव भले ही छोटा गांव था, लेकिन वहां झाओ हाई को आराम और अपनापन महसूस हुआ। जब ग्रामीणों ने पहली बार झाओ हाई के समूह को देखा तो वे घबरा गए, लेकिन झाओ हाई ये भी समझ गया कि लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, जिससे वह प्रभावित हुआ। इसलिए जब वह गांव से निकला तो उसने गांव के मुखिया को उनके ठहरने के बदले 10 सोने के सिक्के दिए। लेकिन गांव का मुखिया डर गया और कहने लगा कि वह इतनी बड़ी रकम लेने की हिम्मत नहीं करेगा। अंत में झाओ हाई ने उसे पैसे लेने के लिए मजबूर किया और जब उसे सिक्के मिले तो उसने बार बार झाओ हाई के सामने सिर झुकाया। कहा जा सकता है कि ग्रामीणों का जीवन कुछ खास अच्छा नहीं था।
लेकिन चून की परसेल डची में कर अधिक नहीं था, इसलिए वे कपड़े पहन सकते थे और गर्म भोजन कर सकते थे, और इन 10 सोने के सिक्कों से ग्रामीण किसी तरह अच्छी सर्दी गुजार सकते थे। समूह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। झाओ हाई ने रुयन से कहा कि वह उसे परेशान न करे, फिर उसने शुन को गाड़ी में बुलाया। इसके बाद उसने लौरा और अन्य लोगों को अंतरिक्ष में भेजा ताकि वे शुन के परिवार के सदस्यों से मिल सकें। शुन का परिवार भी इस समय जाग चुका था। वे इससे पहले कभी इतनी अच्छी जगह पर नहीं रुके थे, इसलिए उन्होंने किसी और चीज को छूने की हिम्मत नहीं की और अपने कमरों में ही रहे। स्वाभाविक रूप से इसी वजह से उन्होंने अभी तक नाश्ता नहीं किया था। झाओ हाई ने उन्हें खाना खिलाया और फिर उनके रहने की व्यवस्था करने के लिए उन्हें आयरन माउंटेन फोर्ट ले गया। उसने शुन को भी यहाँ लाया ताकि वह उन्हें उनकी वर्तमान स्थिति समझा सके। शुन को पता चला कि झाओ हाई एक सुर साम्राज्य के कुख्यात बुढ़ा परिवार से था और जिस जगह वे थे वह ब्लैक वेस्टलैंड्स थी। हालांकि शुन को आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने जल्दी ही वास्तविकता को स्वीकार कर लिया। आखिरकार वह पहले से ही झाओ हाई का रक्त शपथ ग्रहण किया हुआ अनुयायी था, वह जीवन भर के लिए उससे बंध गया था। फिर झाओ हाई शुन को किले के तौर तरीकों से परिचित कराने के लिए उसे अपने साथ ले गया। आयरन माउंटेन फोर्ट को देखकर शुन चारों और इतने सारे बीस्टमैन को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। इसके अलावा आयरन माउंटेन फोर्ट सर्दियों के बावजूद गर्म था, इस तथ्य ने उसे काफी चौंका दिया। इसके बाद झाओ हाई ने ग्रीन से शुन के दोनों बच्चों के स्कूल जाने का इंतजाम करने और शुन के परिवार के लिए एक घर आवंटित करने को कहा। पूरे दिन व्यस्त रहने के बाद वे गाड़ी में वापस लौट आए। अगले दिन बिना किसी खास दुर्घटना के बीत गए। कहा जा सकता है कि कासा शहर से इक्सा डोमेन तक का रास्ता बेहद शांत था, वहां कोई डाकू मौजूद नहीं थे और जब तक कोई खास तौर पर आपको निशाना न बना रहा हो तब तक कोई खतरा नहीं था। 2 दिन और यात्रा करने के बाद वे अंततः इक्सा परिवार के क्षेत्र में प्रवेश कर गए। इक्सा क्षेत्र परसेल क्षेत्र से थोड़ा छोटा था। यह परिवार एक मध्यम आकार के शहर और 3 छोटे शहरों पर शासन करता था। बेल इस क्षेत्र के एकमात्र मध्यम आकार के शहर सार्टे शहर में रहता था। इक्सा परिवार के मुखिया की उपाधि मार्क्विस थी, जो ड्यूक से कुछ कम और ग्रैंड ड्यूक से भी काफी कम थी। लेकिन इक्सा परिवार एक पुराना कुलीन परिवार था और 1000 साल से अधिक समय से अस्तित्व में था, इसलिए भले ही वे आजकल अपनी शक्ति का प्रदर्शन न करते हो, वे वास्तव में कमजोर नहीं थे। उनका इलाका बीस्टमैन प्रेरी से भी सटा हुआ था, जहां वे तस्करी से काफी धन कमाते थे। लेकिन चूंकि बीस्टमैन के मानव क्षेत्र पर हमले का पहला निशाना उनका इलाका ही होता, इसलिए उनके हाथ बंधे हुए थे। इक्सा डोमेन पहुंचने के बाद झाओ हाई को सार्टे शहर में प्रवेश करने से पहले एक छोटे शहर से गुजरना था। झाओ हाई का दल छोटे शहर में दाखिल हुआ और एक दिन आराम किया। दूसरे दिन वे सर्च शहर की ओर रवाना हुए। छोटे शहर से सर्च शहर तक की यात्रा में लगभग 1 दिन का समय लगता था, इसलिए जब वे छोटे शहर से निकले तो अगली शाम तक वे सर्च शहर पहुंच गए। हालांकि झाओ हाई पहुंचने के बाद बेल से मिलने नहीं गए। उन्होंने पहले एक होटल में कमरा बुक कराया और शुन को कल बेल से मिलने की तैयारी के लिए जानकारी जुटाने के लिए बाहर भेज दिया। यद्यपि वे पहले से ही इक्सा क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे, फिर भी रीति रिवाज और स्थानीय संस्कृति कासा शहर से भिन्न नहीं थी। लेकिन यह सामान्य बात थी, क्योंकि दोनों क्षेत्र एक ही साम्राज्य के अधीन थे, इसलिए कोई अंतर होना ही नहीं चाहिए था। अगली सुबह झाओ हाई का समूह जल्दी उठ गया। आज उन्हें बेल से मिलना था। रुयन का समूह भी होटल में नहीं रुका, आखिर वह एक ग्रैंड ड्यूक की बेटी थी, इसलिए उसे इक्सा परिवार से मिलना जरूरी था, क्योंकि दोनों परिवारों के संबंध अच्छे थे। नाश्ते के बाद झाओ ही गाड़ी में सवार होकर तुरंत बेल के निवास की ओर चल पड़ी। बेल का निवास सार्टे शहर में बहुत प्रसिद्ध था, जिसे स्प्रिंग ग्रास निवास के नाम से जाना जाता था। इसके नाम से ही किसी को लग सकता है कि यह निवास स्थान बड़ा नहीं होगा, लेकिन शहर के लोगों में यह बात स्पष्ट थी कि स्प्रिंग ग्रास रेसिडेंस सार्टे शहर के सबसे बड़े महलों में से एक माना जाता है। पूरा घर 10 मीटर लगभग 10 मीटर भूमि में फैला हुआ था। यह केवल नगर स्वामी के महल से ही छोटा था, इसी वजह से यह शहर में बहुत प्रसिद्ध था। गाड़ी स्प्रिंग ग्रास निवास के सामने आकर रुकी। निवास का दरवाजा बहुत साधारण लग रहा था, उसमें कोई विशेष सजावट नहीं थी। दरवाजा बंद था और सामने कोई नहीं था। शू और शुन ने गाड़ी रोक दी। शुन नीचे उतरा और धीरे से दरवाजा खटखटाया। दूसरी तरफ कदमों की आहट सुनाई दी। फिर नौकर के कपड़े पहने एक व्यक्ति ने दरवाजा खोला और शुन के साथ साथ पीछे खड़ी गाड़ी को भी देखा। फिर नौकर ने तुरंत आदरपूर्वक पूछा, महोदय। नौकर चीजों की गुणवत्ता को भलीभांति परख सकता है। उसकी आंखों ने देखा कि झाओ हाई का रथ हल्की लकड़ी से बना था। इसके अलावा रथ पर एक विस्काउंट का प्रतीक चिन्ह लटका हुआ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अनादर करने का साहस नहीं करेगा। शुन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे छोटे भाई को घर के मुखिया को संदेश पहुंचाने के लिए कहना पड़ेगा। उसे बताना होगा कि मैदान से एक दोस्त मिलने आया है। शुन की बात सुनते ही नौकर थोड़ा चौंक गया। फिर उसने तुरंत कहा, कृपया 1 मिनट रुकिए, मैं अभी संदेश भेज देता हूँ। फिर वह मुड़कर आंगन की ओर दौड़ पड़ा। झाओ हाई चिंतित नहीं था, वह चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठा रहा। थोड़ी देर बाद दरवाजे के पीछे से तेज कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाजा खुलते ही बेल तुरंत बाहर आ गया। बेल को बाहर आते देख झाओ हाई भी तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर निकल आया। बेल ने गाड़ी खींचने वाले विशाल सींगों वाले बैल को देखा और उसे झाओ हाई की पहचान पर कोई संदेह नहीं हुआ, लेकिन जब उसने झाओ हाई का रूप देखा तो वह दंग रह गया। बेल की प्रतिक्रिया देखकर झाओ हाई मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। भाई बेल, आसानी से घूमने फिरने के लिए मुझे अपना रूप बदलना पड़ा। क्या हुआ, मुझे पहचान नहीं पा रहे? बेल ने झट से सिर हिलाया, मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। भाई, मैं आपका कब से इंतजार कर रहा था। आखिरकार आप आ ही गए, अंदर आइए। उन्होंने हाथ से इशारा किया और झाओ हाई को अपने महल की ओर ले गए। बेल का महल बेहद अनोखा था। झाओ हाई ने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। महल में प्रवेश करते ही सामने पत्थर से बना मार्शल आर्ट का मैदान दिखाई देता है। महल के प्रवेश द्वार पर एक लंबा लॉन था और हालांकि सर्दी का मौसम था और घास पीली पड़ गई थी, फिर भी उसमें वसंत ऋतु की झलक दिखाई देती थी। अध्याय 325 कैसी परिवार।
बेल और झाओ हाई जल्दी से स्प्रिंग ग्रास रेसिडेंस के प्रांगण में पहुंच गए। यहाँ केवल बेल के सबसे खास दोस्तों को ही प्रवेश की अनुमति थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से झाओ हाई भी उन्हीं में से एक थे। जब समूह अंदर आकर बैठ गया तो बेल ने लौरा और बाकी लोगों को देखकर हंसते हुए कहा, इस तरह तैयार होकर मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया, लेकिन अच्छा है, अब कोई तुम पर ध्यान नहीं देगा, हाँ हाँ हाँ, वरना बहुत परेशानी हो जाती। झाओ हाई समझ गया कि वह सिर्फ मजाक कर रहा है, समूह बस हंस पड़ा। बेल ने झाओ हाई की ओर देखते हुए कहा, भाई हाई, हरक्यूलियन बुल की जानकारी के बारे में मैंने वास्तव में नहीं सोचा था कि रेडियंट चर्च सचमुच मैदान में वापस आ जाएगा। जब मुझे ये जानकारी मिली तब तक आपको सूचित करने में बहुत देर हो चुकी थी। झाओ हाई मुस्कुराया, कोई बात नहीं, दरअसल इस बार मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे आपको बहुत सारी जानकारी देनी है। ये जानकारी लीग तक पहुंचा दीजिए। फिर झाओ हाई ने बेल को दिमागी तौर पर वश में किए गए जानवरों जैसे बच्चों और अल्टीमेट वेपन प्रोग्राम के बारे में बताया। बेल को इस जानकारी के बारे में स्पष्ट रूप से पता नहीं था, बोलते समय उनका चेहरा गंभीर हो गया। वास्तव में ऐसा कुछ है, ये सौभाग्य की बात है कि आपको ये जानकारी मिल गई। मुझे लगता है कि लीग को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। झाओ हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, लीग की मदद करना अच्छी बात है, अब जब हम एक ही समूह में हैं तो हमारा एक साझा दुश्मन है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं लीग को उनके बारे में जानकारी दूंगा। मुझे बस यह नहीं पता कि लीग इस जानकारी पर कुछ कर पाएगी या नहीं। बेल मुस्कुराया और बोला, निश्चिंत रहें, आपने जो जानकारी दी है वह व्यर्थ नहीं जाएगी, लीग आपको पुरस्कृत करेगी। अगर आपको पैसे चाहिए तो लीग आपको पैसे देगी, लेकिन अगर नहीं चाहिए तो आप इन्हें योगदान अंकों में बदल सकते हैं। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप इन अंकों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, आपको पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। और आपको केवल जानकारी ही नहीं मिलेगी, इसके कई फायदे हैं। झाओ हाई मुस्कुराया, तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि तुम चाहते हो कि मैं इन्हें योगदान अंकों में बदल लूं। ठीक है, बदल लो। चलो हम अपने मिल्क वाइन सहयोग के बारे में बात करते हैं, तुम्हारा क्या विचार है? क्या तुम मिल्क वाइन पीना चाहते हो? बेल ने जवाब दिया, बिल्कुल, मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं। बस आप दूध वाली शराब भेज दीजिए, मैं तुरंत वितरण शुरू कर सकता हूँ। हमें सिस्टम को और भी बेहतर बनाना चाहिए ताकि हम इसे उचित कीमत पर बेच सकें। झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं यह मामला आपको सौंप रहा हूं, लेकिन मुझे आपको यह बताना होगा कि डिलीवरी पॉइंट मैदान में या उसके आसपास होना चाहिए ताकि किसी को शक न हो। मैं नहीं चाहता कि उन्हें पता चले कि मिल्क वाइन का मुझसे कोई संबंध है। जब बेल ने झाओ हाई की बात सुनी तो वह समझ गया कि यही वह मामला है जिसकी झाओ हाई को परवाह है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह मामला आसानी से सुलझ जाएगा। मैदान में मेरी एक चौकी है, आप वहां अपनी दूध की शराब भेज सकते हैं। मैं आपको थोड़ी देर में उसका नक्शा दे दूंगा। वह चौकी लंबे समय से मेरे पास है और जनजाति का मेरे साथ साझेदारी समझौता है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। झाओ हाई ने सिर हिलाकर कहा, यह अच्छा है। आपको क्या लगता है कि आपकी दुकान में कितनी मिल्क वाइन बिक सकती है? बेल ने एक पल सोचा और फिर कहा, हमारा शुरुआती समझौता अच्छा है, पहले महीने के लिए 1000 जिन, और जब बाजार में इसकी मांग बढ़ेगी तो हम और खरीदेंगे। झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, यह अच्छा है, तुम एक्सू साम्राज्य में मेरे साझेदार बनोगे। लेकिन अब जब मैं रोसेन साम्राज्य जा रहा हूं तो मुझे एक और साझेदार की जरूरत है। क्या वहां तुम्हारे कोई संपर्क है? अगर उनका लीग से कोई संबंध हो तो बेहतर होगा, वरना वहां पहुंचते ही मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। बेल मुस्कुराया, अक्सू साम्राज्य में इतना बड़ा बाजार है जो लीग के लिए राजस्व ला सकता है, मैं अकेले इसे संभाल नहीं पाऊंगा। क्या आपने इस पर विचार किया है? झाओ हाई ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। बेल एक कट्टर समर्थक था और लीग के लिए कुछ भी देने को तैयार था। बेल की तुलना में लीग में उसका योगदान बहुत छोटा था। झाओ हाई के हाव भाव देखकर बेल आगे बढ़ा, चलिए इस मामले को यहीं खत्म करते हैं, ठीक है? आपने रोसेन साम्राज्य की बात की, कौन सा शहर? कार्सन सिटी। अगर आप कार्सन सिटी जाते हैं तो मेरा वहां कोई संपर्क नहीं है। उस जगह पर सांप और ड्रैगन दोनों रहते हैं, वहां के लोगों का मेलजोल अच्छा नहीं है। रोसेन साम्राज्य के बंदरगाह शहर स्काई वाटर सिटी में नगर स्वामी लीग का सदस्य है। अगर आप स्काई वाटर सिटी जाते हैं तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं और उसे अपने लिए बचाव करने को कह सकते हैं, फिर आपको चिंता करने की कोई बात नहीं होगी। झाओ हाई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, उसने सोचा भी नहीं था कि लीग के रोसेन साम्राज्य में इतने गहरे संबंध होंगे। और तो और ये संबंध एक नगर सरदार से थे। झाओ हाई ने तुरंत कहा, जल्दी से मुझे उसके बारे में बताओ। बेल ने सिर हिलाया, स्काई वाटर सिटी रोसेन साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। इस पर प्राचीन कालसी परिवार का शासन था। कालसी परिवार रोसेन साम्राज्य में एक बहुत प्रभावशाली परिवार है, जिसके सदस्य सेना और शाही दरबार दोनों में सेवा कर चुके हैं। लेकिन बहुत से लोग यह नहीं जानते कि कालसी परिवार ने अपने पूर्व सैन्य कारनामों के कारण ही वर्तमान मुकाम हासिल किया है। उन्होंने शुरुआत में अभागे सैनिकों और सबसे महत्वपूर्ण बात डार्क मैजिस के रूप में सेवा की। ये कहा जा सकता है कि उनका परिवार डार्क एलिमेंट मैजिक में पला बड़ा है। वर्तमान में परिवार में कई डार्क मैजिस हैं, संभवतः उनकी वंशानुगत विरासत के कारण। जब परिवार के किसी सदस्य में जादू की प्रतिभा विकसित होती है तो ये लगभग हमेशा डार्क एलिमेंट से जुड़ी जन्मजात प्रतिभा होती है। इसी कारण वे स्वाभाविक रूप से डार्क मैजिस लीग के सदस्य होते हैं और वर्तमान में उनका परिवार लीग में सबसे बड़ा योगदान देता है। इसके अलावा उनके परिवार के पास लीग की वरिष्ठ सभा में कई पद भी हैं। यह देखा जा सकता है कि लीग की स्थापना के समय से ही यह परिवार लीग की रीढ़ बन गया था। लीग और परिवार एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। अन्य झाओ हाई हैरान था, उसे उम्मीद नहीं थी कि डार्क मैजिस का ऐसा कोई परिवार भी होगा। अच्छा हुआ, ये झाओ हाई के लिए वाकई अच्छी खबर थी। कैल्सी परिवार की मदद से झाओ हाई को विश्वास था कि परसेल डची में जो हुआ वह रोसेन साम्राज्य में नहीं दोहराया जाएगा। झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा, मैं स्काई वाटर सिटी जाऊंगा।
मैं वैसे भी मुख्य रूप से व्यापार के लिए ही रोसेन साम्राज्य जा रहा हूँ। हर जगह ही यही हाल होगा और स्काई वाटर सिटी एक बंदरगाह शहर है, वहाँ व्यापार अधिक लाभदायक होगा। बेल मुस्कुराई, ठीक है, मैं बाद में आपके लिए परिचय पत्र लिख दूंगी। तब तक मैं आपको केल्सी परिवार के बारे में कुछ बातें बता देती हूँ ताकि जब आप वहां पहुंचे तो आपको कुछ भी पता न हो। झाओ हाय मुस्कुराया, तो फिर मुझे ही आपको परेशान करना पड़ेगा। बेल ने जवाब दिया, मुझे खुशी होगी, आपने मुझे मिल्क वाइन व्यवसाय के बारे में भी कुछ जानकारी दी है। ये लीग के लिए बहुत मददगार होगा, मैं उन्हें इसके बारे में बताऊंगा। झाओ हाय मुस्कुराया, धन्यवाद। जब आप मुझे बाद में अपने गढ़ का नक्शा सौंपेंगे तो दूध की शराब तैयार होने में 2 दिन लगेंगे। मैदान में रहने वाले अपने लोगों को बता देना कि मैं स्वयं दूध की शराब पहुंचाने नहीं आऊंगा। मुझे अभी रोसेन साम्राज्य की ओर जाना है। बेल मुस्कुराए और बोली, आप बहुत व्यस्त हैं, है ना? मैं आपको पैसे बाद में दे दूंगी, शायद आपको उनका कोई उपयोग मिल जाए। झाओ हाय ने मना करते हुए कहा, नहीं, हम अपने पूर्व समझौते के अनुसार ही करेंगे। सामान पहुंचने पर ही मुझे भुगतान करें। डिलीवरी के प्रभारी व्यक्ति को पैसे दे दें, मुझे व्यक्तिगत रूप से देने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेल ने सिर हिलाया, फिर उसने आकाश की ओर देखा और कहा, लगभग दोपहर हो चुकी है। चलिए पहले यही भोजन कर लेते हैं। मैं अपनी मेहमाननवाजी का परिचय देना चाहता हूँ, लेकिन शराब का इंतजाम आपको करना होगा। झाओ हाय हंसते हुए बोला, चिंता मत करो, शराब का इंतजाम मैं कर लूंगा। बेल ने तुरंत अपने नौकरों को दोपहर का भोजन तैयार करने का आदेश दिया और जाहिर है स्वादिष्ट व्यंजन बनाने को कहा। स्प्रिंग ग्रास रेसिडेंस में बहुत सारे लोग थे, जिनमें बेल का परिवार भी शामिल था, उनकी 6 पत्नियां और कुछ बच्चे थे। नौकरों को मिलाकर कुल संख्या सैकड़ों में थी। और साथ ही एक कुशल व्यापारी होने के नाते बेल के पास बहुत सारे अंगरक्षक भी थे। उनके जैसे रुतबे वाले व्यक्ति के पास अंगरक्षक न होना हास्यास्पद होता। हवेली के अंदर आप जहां भी जाते अंगरक्षक ही अंगरक्षक होते थे। दोपहर होते होते उनका दोपहर का भोजन तैयार हो चुका था। बेल ने इस अवसर का उपयोग झाओ हाय से अपने 7 बच्चों, 3 बेटों और 4 बेटियों का परिचय कराने के लिए भी किया। बेल के बच्चे बहुत छोटे थे, सबसे बड़ा केवल 14 वर्ष का था, इसलिए वे अभी बेल के व्यवसाय में उनकी मदद नहीं कर सकते थे। इसे देखकर लगता है कि बेल पहले से ही झाओ हाय को अपना समकक्ष मानता था, अन्यथा वह अपने परिवार को उससे मिलवाता ही नहीं। बेल की मेहमाननवाजी को लेकर झाओ हाय को कोई शिकायत नहीं थी। वे दोनों एक ही संगठन में सहयोगी थे और वे व्यापारिक साझेदार भी थे, इसलिए उनके संबंध बहुत अच्छे थे। इस बीच इक्सा परिवार के मुखिया से मिलने के लिए रुयेन की यात्रा उतनी सुचारू रूप से नहीं चल रही थी। जब झाओ हाय सुबह रवाना हुए तो रुयेन भी होटल से बाहर निकली। वह अपनी गाड़ी में बैठकर पास ही स्थित मार्क्वेस के महल की ओर चल पड़ी। हालांकि दोनों कुलों के बीच संबंध बहुत गहरे नहीं थे, फिर भी अतीत में उनके बीच कई बार मुलाकातें हुई थीं। इसलिए जब वह सार्ते शहर पहुंची तो रुयेन के पास उनसे मिलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और साथ ही रुयेन की सुविधा के लिए इवान ने उससे कुछ उपहार लाने को कहा ताकि वो उन्हें बांट सके। ये सभी उपहार इवान ने कुछ खास परिवारों या समूहों को देने के लिए तैयार किए थे। इवान ने जिल को इन उपहारों का प्रबंधन सौंपा ताकि रुयेन को चिंता न करनी पड़े। रुयेन अपनी गाड़ी में बैठी थी जब वह हवेली के पास पहुंची। ये हवेली स्प्रिंग ग्रास रेसिडेंस से कहीं अधिक भव्य थी। इसकी दीवार 3 मीटर से अधिक ऊंची थी और द्वार 4 मीटर ऊंचा था। द्वार के दोनों ओर 2-2 पहरेदार तैनात थे। द्वार पर इक्सा परिवार का प्रतीक चिन्ह बना हुआ था, एक भव्य दौड़ता हुआ घोड़ा। रुयेन की गाड़ी द्वार के ठीक सामने रुकी। एक नौकर रुयेन की गाड़ी की ओर गया और अभिवादन करते हुए बोला, महारानी रुयेन, आपका स्वागत है। फिर नौकर ने स्वयं गाड़ी को मुख्य महल की ओर ले गया। जब गाड़ी हवेली के पास पहुंची तो एक युवक बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। युवक की उम्र 20 वर्ष से अधिक लग रही थी। उसकी आंखें चमकदार थीं और पलकें लंबी थीं और उसने एक कुलीन व्यक्ति का वस्त्र पहना हुआ था। उसके बाल करीने से कंघी किए हुए थे और उसने चश्मा लगा रखा था। उसका रंग कुछ पीला था। वह युवक इक्सा परिवार का सर्वोपरि उत्तराधिकारी फर्नांड इक्सा था। ये युवा शिक्षक फर्नांड सार्ते के बीच काफी प्रसिद्ध था, अपनी प्रतिभा के कारण नहीं बल्कि अपनी कामुकता के कारण। हालांकि युवा मास्टर फर्नांड की उम्र अभी 22 वर्ष ही थी, लेकिन उनकी एक पत्नी और 20 से अधिक रखैले थीं। इसके अलावा सार्ते में भी उनकी कम से कम 7 प्रेमिकाएं थीं। उनके प्रेम प्रसंगों पर तो एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। उस दिन जब फर्नांड को पता चला कि परसेल परिवार की युवती रुयेन उनसे मिलने आ रही है तो वह बहुत उत्साहित हुआ और उनसे मिलने के लिए सबसे पहले दौड़ पड़ा। उसे ये भी अच्छी तरह पता था कि यह युवती कासा शहर में कई युवा मालिकों के साथ संबंध रखने के लिए कुख्यात थी और उसे प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि के पुरुष पसंद थे। फर्नांड खुद को एक प्रतिष्ठित व्यक्ति मानता था, तो भला वह इस अवसर को कैसे छोड़ सकता था। रुयेन अभी अपनी गाड़ी से उतरी ही थी कि युवा स्वामी फर्नांड वहां पहुंच गए। उन्होंने रुयेन की फूल जैसी सुंदरता को देखा और उनका दिल खुशी से उछल पड़ा। उन्होंने तुरंत उनका अभिवादन करते हुए कहा, फर्नांड देर से आए, सुंदर राजकुमारी रुयेन, कृपया मुझे क्षमा करें। रुयेन की भौहें तन गईं। उसने फर्नांड की ओर देखा और कहा, युवा स्वामी फर्नांड बहुत ही विनम्र है, मैं युवा स्वामी को दोष देने की हिम्मत नहीं करूंगी। फर्नांड ने रुयेन के चेहरे की ओर देखा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने ज्यादा असभ्य होने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने जवाब दिया, राजकुमारी कृपया अंदर आइए, मैंने पिताजी को सूचित करने के लिए किसी को भेजा है, मुझे विश्वास है कि पिताजी जल्द ही आ जाएंगे। रुयेन खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, मैं मार्क्वेस को परेशान करने की हिम्मत नहीं करूंगी। फिर उसने धीरे से अपना हाथ उठाया। फर्नांड को लगभग समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। फिर उसने झट से अपना हाथ बढ़ाया और रुयेन को हवेली की ओर ले गया। जिल और बाकी लोग भी तुरंत उन दोनों के पीछे पीछे उपहार लिए चल दिए, लेकिन वे उस युवती के स्वभाव से भी वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने शोर मचाने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप उन दोनों के पीछे पीछे चलते रहे। वे जल्दी से हवेली के बैठक कक्ष में पहुंच गए। बैठक कक्ष की सजावट बेहद भव्य थी। बैठक कक्ष में 6 नौकरानियां खड़ी थीं।
फरनांड को आते देख वे तुरंत काम में जुट गईं, गर्म तौलिया लाई और गर्म चाय तैयार की, साथ ही कमरे को गर्म रखने के लिए अंगीठी भी जला दी। फरनांड ने हिचकिचाते हुए रुयन का हाथ छोड़ा, उसने रुयन को बैठने के लिए कहा और बोला, मुझे राजकुमारी के आने की जानकारी नहीं थी, मैंने अनादर किया। राजकुमारी महल में आई हैं, आप यहाँ क्या कर रही हैं? रुयन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी, मुझे पढ़ाई के लिए रोजेन साम्राज्य जाना है। लेकिन मेरे पिता को मुझ पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे एक डची के विस्काउंट के साथ भेज दिया। विस्काउंट कुछ मामलों पर चर्चा करने के लिए बेल से मिलने यहाँ आए थे, इसलिए मैंने सोचा कि साथ ही साथ चाचा रॉबर्ट से भी मिल लूं और पिता द्वारा तैयार किए गए कुछ उपहार उन्हें भेज दूं। फर्नांड ने जवाब दिया, तो राजकुमारी वास्तव में पढ़ाई के लिए रोसेन साम्राज्य जा रही थी। पहाड़ ऊंचे हैं और सड़क काफी उबड़ खाबड़ है, ऐसे हालात में ग्रैंड ड्यूक आपको रोसेन साम्राज्य जाने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? रुयन ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार अगर हम रोसेन साम्राज्य की ओर जाने के लिए वसंत तक इंतजार करते हैं तो मुझे डर है कि मैं शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से पहले अपना प्रवेश पूरा नहीं कर पाऊंगी। अध्याय 326 रॉबर्ट। फर्नांड ने तुरंत जवाब दिया, जी हाँ, मैं वास्तव में इसके बारे में भूल गया था। रोसेन एम्पायर इंस्टीट्यूट में प्रवेश के लिए बहुत सख्त शर्तें हैं। हालांकि मुझे विश्वास है कि राजकुमारी की स्वाभाविक प्रतिभा को देखते हुए प्रवेश में कोई समस्या नहीं होगी। रुयन ने मुंह ढकते हुए खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, वाह क्या प्रतिभा है। आपने प्रतिभा तब तक नहीं देखी होगी जब तक आप उस विस्काउंट से नहीं मिले जिसके साथ मैंने यात्रा की थी। हालांकि वह सिर्फ 20 साल से थोड़ा अधिक उम्र का है, लेकिन वह वास्तव में वायु, पृथ्वी और अग्नि तत्व की जादूगरी जानता है, एक त्रितत्व जादूगर। इतना ही नहीं, अग्नि तत्व में उसकी प्रतिभा बहुत अच्छी है, वह एक विलक्षण प्रतिभा है, उसने चमकती आंखों से कहा। रुयन के चेहरे के भाव देखकर फर्नांड का मन बेचैन हो गया। फर्नांड पहले से ही रुयन को अपना शिकार समझता था, लेकिन अब उसके सामने रुयन किसी और की तारीफ कर रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इसी समय कदमों की आहट सुनाई दी। फिर अभी वह दरवाजे से अंदर भी नहीं आया था कि एक आदमी की आवाज आए, हाँ, नन्हे रुयन अंकल ने तुम्हें काफी समय से नहीं देखा। आदमी ने कमरे में कदम रखते हुए कहा। दरवाजे से एक 40 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति अंदर आया। उसका कद छोटा था और वह दुबला पतला और कमजोर दिख रहा था। उसने रईसों वाले कपड़े पहने थे और पारदर्शी चश्मा लगाया हुआ था, वह काफी आकर्षक लग रहा था। वह इक्सा परिवार का मुखिया रॉबर्ट इक्सा था। हालांकि रॉबर्ट अभी भी 45 वर्ष के हैं, लेकिन वे पहले से ही पवन तत्व के 7वें दर्जे के जादूगर थे। इसके अलावा उन्होंने 25 वर्ष की आयु में परिवार का प्रबंधन शुरू कर दिया था, इसलिए वे पिछले 20 वर्षों से परिवार के मुखिया रहे हैं। पिछले 2 दशकों में हालांकि इक्सा परिवार के पास दिखाने के लिए कुछ खास नहीं था, लेकिन उन्होंने पशु मानव प्रेरी के साथ अपनी सीमा का फायदा उठाकर तस्करी और निजी करों की वसूली करके खूब पैसा कमाया। इक्सा परिवार परसेल परिवार से भिन्न था। परसेल परिवार में अपने मुखिया पर नियंत्रण रखने के लिए वरिष्ठों की सभा होती थी, जबकि इक्सा परिवार में ऐसी कोई सभा नहीं थी। इसका अर्थ ये था कि इक्सा परिवार के मुखिया के रूप में रॉबर्ट को पूरे क्षेत्र में पूर्ण अधिकार प्राप्त था। रॉबर्ट और फर्नांड के व्यक्तित्व भिन्न भिन्न थे। रॉबर्ट के जीवन में केवल एक पत्नी और एक रखेल थी, जो उसकी पत्नी की दहेज में मिली दासी थी। इसी कारण रॉबर्ट फर्नांड के व्यवहार को सहज नहीं कर पाया, लेकिन उसकी पत्नी को इससे कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए वह कुछ कर भी नहीं सका। रॉबर्ट को आते देख रुयन और फर्नांड तुरंत खड़े हो गए और अभिवादन किया। रॉबर्ट ने सिर हिलाया और रुयन की ओर देखते हुए कहा, वाह, छोटी रुयन तो बड़ी होकर एक सभ्य महिला बन गई है। पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तब तुम सिर्फ 7 साल की थी, बहुत समय पहले की बात है। वैसे तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? रुयन मुस्कुराए और बोली, पिताजी ठीक हैं, इस बार उन्होंने मुझे खुद चाचा से मिलने और चाचा को उपहार देने के लिए कहा। जिल ने एक डिब्बा उठाया और आगे बढ़ी। उस डिब्बे में एक बहुत ही बढ़िया जादुई छड़ी थी। रॉबर्ट एक जादूगर था, इसलिए उसे जादुई छड़ी उपहार में देना स्वाभाविक था। रॉबर्ट ने मुस्कुराते हुए उपहार ग्रहण किया। फिर उसने रुयन की ओर मुड़कर पूछा, रुयन, इस बार तुम किस बात के लिए आए हो? रुयन ने तुरंत जवाब दिया, कुछ नहीं, मैं तो बस रोसेन साम्राज्य में पढ़ाई करने जा रही थी और रास्ते में यहाँ से गुजर रही थी। पिताजी को मुझ पर अकेले यात्रा करने का भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने एक डची के विस्काउंट को मेरे साथ भेजा था। लेकिन विस्काउंट बेल के साथ व्यापार पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे, इसलिए मुझे लगा कि रास्ते में आपसे मिलना ही बेहतर होगा। रॉबर्ट मुस्कुराया, क्या सच में? तुम्हारे पिता तुम्हें पढ़ने के लिए दूर भेजने को तैयार थे? अच्छा, मुझे तुम्हारे पिता से सीखना चाहिए। शायद मुझे भी अपने निराश करने वाले बच्चे को पढ़ने के लिए दूर भेज देना चाहिए। फर्नांड का चेहरा उदासी से भर गया, उसकी स्थिति भी रुयन जैसी ही थी। उनके क्षेत्र में तो उसकी कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन अगर वह रोसेन साम्राज्य जैसी किसी बड़ी जगह पर जाता तो उसकी कोई हैसियत नहीं होती, और वह ये बात भली भांति जानता था। रुयन ने बस मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी कह रहे थे कि मुझे बाहर जाकर कुछ अनुभव प्राप्त करने की जरूरत है। हाँ। रॉबर्ट मुस्कुराया, हाँ, अनुभव प्राप्त करना अच्छा निर्णय है। ये बूढ़ा आदमी आपसे ज्यादा देर बात नहीं कर सका। फर्नांड, छोटी रुयन को उस हवेली में घुमाओ। दोपहर में वापस आकर यही दोपहर का भोजन करना याद रखना। इतना कहकर वह खड़ा हुआ और चला गया। अपने पिता को जाते देख फर्नांड को राहत मिली। आमतौर पर रॉबर्ट उसके प्रति बहुत सख्त थे, हमेशा उसे उपदेश देते रहते थे, इसी वजह से फर्नांड को अपने पिता के आसपास होने पर हमेशा घबरा जाने की आदत पड़ गई थी। रुयन ने फर्नांडो का रूप देखा, उसके मन में उसके लिए घृणा उत्पन्न हुई। पहले अगर वह फर्नांडो जैसे किसी व्यक्ति को देखती तो उसे चिढ़ाने का मन करता था, लेकिन झाओ हाई से मिलने के बाद उसके मन में वह भावना नहीं रही। रुयन ने फर्नांड की आंखों में स्पष्ट रूप से क्रोध देखा, इसलिए उसने जानबूझकर उसके सामने झाओ हाई के गुणों का बखान किया। वह फर्नांड को चिढ़ाना चाहती थी और साथ ही झाओ हाई के लिए थोड़ी परेशानी खड़ी करना चाहती थी। रुयन को झाओ हाई के हाथों कई बार हार का सामना करना पड़ा था और झाओ हाई ने उसे उचित सम्मान भी नहीं दिया था, इसलिए उसका मन बहुत नाराज था।
और अब फर्नांड के कार्यों को देखकर उसे यकीन था कि अगर वह हमेशा झाओ हाई की तारीफ करती रही तो यह अयाश फर्नांड अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए जरूर मुसीबत खड़ी करेगा। रुयन देखना चाहती थी कि झाओ हाई इस मामले से कैसे निपटता है। फर्नांड ने रुयन को हवेली घूमने और सार्ते शहर को अच्छी तरह देखने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि रास्ते में रुयन लगातार झाओ हाई की तारीफ करती रही। इससे फर्नांड बहुत नाराज हो गया। फर्नांड जैसे रंगीन मिजाज व्यक्ति के लिए यह असहनीय था कि उसकी चहेती महिला उसके सामने ही किसी दूसरे पुरुष की तारीफ करती रहे। समय बीतने के साथ साथ फर्नांड का चेहरा और भी बदसूरत होता चला गया। दोपहर होते ही फर्नांड रुयन को दोपहर का भोजन करने के लिए हवेली में वापस ले गया। दोनों को भोजन कक्ष में जाने के लिए कहा गया जहां रॉबर्ट पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। भोजन का अनुभव बहुत सुखद रहा। रॉबर्ट 20 वर्षों से परिवार के मुखिया थे, इसलिए वे अनगिनत लोगों से मिल चुके थे। इसलिए स्वाभाविक रूप से वे जानते थे कि भोजन के माहौल को कितना खुशनुमा बनाया जाता है। रॉबर्ट के प्रयासों के अलावा परोसे गए व्यंजन भी बहुत स्वादिष्ट थे। रुयन भोजन से बहुत प्रसन्न हुई। दोपहर का भोजन करने के बाद रॉबर्ट अपने व्यस्त कार्यक्रम के लिए फिर से चले गए। रुयन फर्नांड के साथ शहर घूमने जाना चाहती थी, लेकिन फर्नांड ने कहा कि वह उस विस्काउंट से मिलना चाहता है जिसके साथ रुयन यात्रा कर रही थी। फर्नांड की बातें सुनकर रुयन मन ही मन हंसे बिना नहीं रह सकी। उसी समय वह फर्नांड को उस होटल में ले गई जहां वे ठहरे हुए थे। चूंकि झाओ हाई ने ठहरने के लिए इस होटल को चुना था, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह बुरा नहीं होगा। चूंकि वह वर्तमान में एक युवा मालिक की भूमिका निभा रहा था, इसलिए यह स्वाभाविक था कि वह घटिया होटलों में नहीं जाएगा, इसलिए उसने विलासितापूर्ण जीवन जीना चुना। जब दोनों होटल पहुंचे तो रुयन ने देखा कि उसके गार्डों के अलावा वहां केवल ब्लॉकहेड ही था। ब्लॉकहेड को झाओ हाई का सामान ढोने वाला वाहन चालक होना था, इसलिए उसे बेल से मिलने के लिए उसके साथ आने का अधिकार नहीं था। रुयन फर्नांड को अपने कमरे में ले गई और तुरंत किसी को ब्लॉकहेड को बुलाने के लिए भेज दिया। हालांकि ब्लॉकहेड को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, फिर भी वह आ गया। वह रुयन के कमरे में गया और प्रणाम करते हुए बोला, मैंने युवती को देख लिया है, युवती को मेरी क्या जरूरत है। रुयन के बोलने का इंतजार किए बिना फर्नांड खड़ा हो गया और उसने ब्लॉकहेड के चेहरे पर एक थप्पड़ मार दिया। ब्लॉकहेड ने अपना चेहरा छुआ और फर्नांड को हैरानी से देखते हुए पूछा, तुम कौन हो और तुमने मुझे क्यों मारा। फर्नांड ने ब्लॉकहेड के चेहरे के भावों को देखकर गर्व से कहा, यह तुम्हारा ही काम था। राजकुमारी को देखकर भी घुटने नहीं टेके और मार्क्वेस के उत्तराधिकारी को देखकर भी सलाम नहीं किया, तो मैं तुम्हें क्यों न मारूं। ऐसा अधीनस्थ किस तरह का स्वामी रखता है। तुम्हें देखकर तो यही लगता है कि तुम्हारा स्वामी उतना अच्छा नहीं है। रुयन को फर्नांड से ऐसी तुच्छ बात के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने की उम्मीद नहीं थी। एक रईस के लिए यह सबसे नीच हरकत थी। रुयन का मन फर्नांड के प्रति तिरस्कार और भी बढ़ गया। हालांकि झाओ हाई को परेशानी में डालने से बचने के लिए रुयन ने खुद को रोक लिया और केवल ब्लॉकहेड की ओर देखा। ब्लॉकहेड इस समय बहुत गुस्से में था। वह चाहता था कि वह अपनी तलवार निकालकर फर्नांड को तुरंत मार डाले, लेकिन झाओ हाई की खातिर उसने खुद को रोक लिया। उसने सहन किया, लेकिन झाओ हाई को ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही ब्लॉकहेड रुयन और फर्नांड को सलाम करने वाला था, अचानक एक आवाज सुनाई दी, मार्क्वेस के उत्तराधिकारी, इतनी शक्ति और प्रतिष्ठा, लेकिन अभी आपका वास्तविक पद क्या है। जब रुयन ने झाओ हाई को दरवाजे से अंदर आते देखा तो वह बिल्कुल भी नहीं डरी। यही तो वह चाहती थी, उसे यह जानना था कि झाओ हाई इस मामले को कैसे सुलझाएगा। फर्नांड ने भी झाओ हाई की ओर देखा। उसने देखा कि वह साधारण कपड़े पहने हुए एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति था। झाओ हाई की आवाज सुनकर फर्नांड समझ गया कि वह मूर्ख का स्वामी है, इसलिए उसने चिढ़कर कहा, तो तुम्हारा मतलब है कि एक मार्क्वेस का वारिस तुम्हें डांट नहीं सकता। झाओ हाई ने फर्नांड की ओर देखा। हालांकि उसे पता नहीं था कि क्या हुआ था, लेकिन ब्लॉकहेड को पिटते देख वह क्रोधित हो गया। ये जानना जरूरी है कि ब्लॉकहेड बुढ़ा कबीले में त्रासदी आने से पहले ही शामिल था। झाओ हाई उसे अपना भाई मानता था और अब जब उसके भाई को चोट लगी थी तो वह इस मामले को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। फर्नांड की बात सुनकर झाओ हाई मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और बोला, मार्क्वेस की उपाधि बहुत ऊंची होती है, लेकिन मैं जानता हूं कि उसके उत्तराधिकारी की उपाधि उस स्तर की नहीं होगी, तो मेरे नौकर को सिखाने का आपको क्या अधिकार है। फर्नांड का चेहरा बदल गया। हालांकि उसके पिता एक मार्क्वेस थे, लेकिन उनकी उपाधि इतनी ऊंची नहीं थी, केवल विस्काउंट थी, ठीक झाओ हाई की तरह। झाओ हाई के नौकर को सबक सिखाने की उसकी इच्छा वाकई हद से ज्यादा थी। ये तो वही कहावत थी कि कुत्ते को पीटने से पहले उसके मालिक के बारे में पता लगा लो। जब उसने बेवकूफ को फटकारा तो उसने झाओ हाई के चेहरे पर भी घुसा मारा। रईसों के लिए यह एक वर्जित बात थी। हालांकि यह एक वर्जित विषय था, फर्नांड को इसकी परवाह नहीं थी। सार्ते शहर में वह मनमानी कर सकता था, उसे एक छोटे से विस्काउंट की कोई परवाह नहीं थी। अध्याय 327 संघर्ष का बढ़ना। फर्नांड ने झाओ हाई की ओर ठंडी निगाहों से देखा और कहा, मैं अभी भी एक विस्काउंट हूं, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि एक विस्काउंट नौकर को डांट नहीं सकता। झाओ हाई मुस्कुराया, बेशक एक विस्काउंट अपने नौकर को अनुशासित कर सकता है, लेकिन मेरे नौकर को डांटना, तुम इसके लायक नहीं हो, और चूंकि तुमने मेरे नौकर को मारा है तो तुम्हारे नौकर को मारना मेरे लिए भी अनुचित नहीं होगा, है ना। फिर उसने हाथ हिलाया और पीछे खड़े फर्नांड के नौकर की ओर एक पवन ब्लेड फेंका। फर्नांड को नहीं लगा था कि झाओ हाई इतना कड़ा प्रहार करेगा। नौकर की प्रतिक्रिया धीमी नहीं थी। झाओ हाई को हमला करते देख उसने तुरंत अपने शरीर में युद्ध शक्ति का संचार किया। हालांकि फर्नांड का सेवक केवल 5वें दर्जे का योद्धा था, इसलिए उसकी युद्ध शक्ति की रक्षात्मक क्षमता बहुत सीमित थी। इसके अलावा झाओ हाई द्वारा भेजे गए पवन बल की शक्ति 7वें दर्जे के बराबर थी। इसलिए यद्यपि सेवक अपनी युद्ध शक्ति को तेजी से प्रसारित कर रहा था, वह झाओ हाई के पवन बल को रोक नहीं सका। एक दयनीय चीख के साथ सेवक का हाथ जमीन पर गिर गया। फर्नांड ने अपने सेवक की दयनीय हालत देखी और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कहा, वाह, कितनी हिम्मत है तुम्हारी इक्सा राज्य के अंदर मनमानी करने की। जरूर जीने से थक गए होगे।
झाओ हाई ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मेरे जीने से ऊब जाने की बात तो तुम नहीं कर सकते। बेवकूफ, चलो चलते हैं। बेवकूफ ने सिर हिलाया और फिर झाओ हाई के पीछे पीछे रुयन के कमरे से बाहर निकल गया। रुयन डर गई थी, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि झाओ इतना निर्दयी होगा और किसी नौकर का हाथ काट देगा। इसके अलावा इस समय तक झाओ हाई के मन में फर्नांड के लिए नफरत पैदा हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि इस मामले का अंजाम अच्छा नहीं होगा। रुयन को भी यह उम्मीद नहीं थी कि फर्नांड इतना असभ्य होगा और झाओ हाई की क्षमता को देखने के बाद भी उसे और ताना मारेगा। फर्नांड का चेहरा पीला पड़ गया था, उसे उम्मीद नहीं थी कि झाओ हाई उसे बिल्कुल भी सम्मान नहीं देगा। इससे वह बहुत शर्मिंदा हुआ। जन्म से ही इक्सा साम्राज्य में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने उसके सम्मान को नजरअंदाज करने की हिम्मत की हो। हालांकि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था, फिर भी वह पर्याप्त सुरक्षाकर्मी नहीं लाया था। अगर वह झाओ हाई को ढूंढने भी जाता तो भी वह उससे निपट नहीं पाता, क्योंकि वह पहले ही बहुत अपमानित हो चुका था। फर्नांड केवल गुस्से में गुर्राया, फिर उसने पैर उठाया और बाहर चला गया। नौकर फर्नांड के पीछे पीछे गया। उसने अपनी युद्ध शक्ति से घाव को दबाकर दर्द को कम किया और खून बहना बंद कर दिया। रुयन ने कभी नहीं सोचा था कि हालात इस हद तक पहुंच जाएंगे। जमीन पर पड़े कटे हुए हाथ को देखकर रुयन के मन में डर बैठ गया। उसे अचानक परसेल डची के वो दिन याद आ गए जब उसने झाओ हाई को धमकी दी थी और उसके अनुयायी ने उसे लगभग मार ही डाला था। वह जानती थी कि झाओ हाई को रुतबे की परवाह नहीं थी, परसेल डची में तो उसे डर नहीं लगता था, तो इक्सा डोमेन में उसे डर क्यों लगेगा। ये सोचकर रुयन को अफसोस हुआ। मामला हाथ से निकल चुका था। इससे झाओ हाई और इक्सा डोमेन के बीच भीषण संघर्ष भी छिड़ सकता था। हालांकि वह झाओ हाई को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन वह उसे मारना नहीं चाहती थी। झाओ हाई और फर्नांड के बीच मौजूदा स्थिति उसके दिमाग में नहीं थी। जब रुयन मन ही मन पछता रही थी, तभी शुन रुयन के दरवाजे के बाहर प्रकट हुआ और उसने कहा, महामहिम रुयन, श्री विस्काउंट ने आपको किसी बात पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है। रुयन स्तब्ध रह गई, फिर उसने जल्दी से सिर हिलाकर जवाब दिया, ठीक है, मैं चलती हूँ। फिर वह खड़ी हुई और शुन के पीछे पीछे झाओ हाई के कमरे की ओर चल पड़ी। झाओ हाई रुयन का इंतजार करते हुए बैठक में बैठा था। उसे देखते ही उसने सिर हिलाकर कहा, युवती कृपया बैठ जाइए। रुयन ने झाओ हाई की ओर देखा और फिर कहा, महाराज, आप इस बार कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर रहे हैं। हम इक्सा परिवार के क्षेत्र में हैं, फर्नांड से झगड़ा करना ठीक नहीं है। हालांकि इक्सा परिवार में फर्नांड का उतना प्रभाव नहीं है, फिर भी अगर आप उससे लड़ते रहे तो वे आपको आसानी से नहीं छोड़ेंगे। झाओ हाई ने शांत भाव से रुयन की ओर देखा और कहा, राजकुमारी रुयन, मैं बस ये जानना चाहता था कि फर्नांड ने उस बेवकूफ को क्यों मारा। क्या सच में इसलिए कि उसने उचित अभिवादन नहीं किया। झाओ हाई की बात सुनकर रुयन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह असली वजह जानती थी पर कुछ कह नहीं पा रही थी। उसने नजरें झुकाकर कहा, महोदय का क्या मतलब है? क्या महाराज को मुझ पर शक है? आप अपने नौकर को बुलाकर उससे घटना का ब्यौरा ले सकते हैं। झाओ हाई ने रुयन की ओर देखा और शांत भाव से उत्तर दिया, यदि युवती रुयन ऐसा कहती है तो स्वाभाविक है। लेकिन युवती ने यह भी देखा है कि मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। इसलिए युवती का मेरे साथ यात्रा करना अब सुरक्षित नहीं होगा। बेहतर होगा कि हम दोनों समूह अलग हो जाएं। मैं बाद में महाराज को संदेश भेज दूंगा। शुन, कृपया युवती को बाहर ले चलो। फिर झाओ हाई ने अपनी आंखें बंद कर ली और रुयन की बात अनसुनी कर दी। रुयन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि झाओ हाई उसे रास्ते से हटाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करेगा। उसने तुरंत कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पिता ने तुम्हें मेरी देखभाल करने के लिए कहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ने की? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पिता तुम्हारी उपाधि छीनने की हिम्मत नहीं करेंगे? झाओ हाई ने एक आंख खोलकर रुयन की ओर देखा और कहा, मुझे परवाह नहीं, अगर वो इसे वापस ले लेता है तो ले ले। मैंने तुम्हारे पिता से इस उपाधि के लिए कभी नहीं कहा था, उन्होंने स्वेच्छा से मुझे यह उपाधि दी थी। अगर वो इसे छीनना चाहता है तो छीन ले। फिर उसने रुयन को दोबारा नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि रुयन कुछ कहती, शुन उसके पास गया और हाथ से इशारा करते हुए बोला, राजकुमारी कृपया। रुयन ने उसे घूरा, फिर उसने नाक सिकुड़ी और मुंह फेर लिया। रुयन को बाहर जाते देख लौरा खुद को ये पूछने से रोक नहीं पाए, भाई हाय, क्या आप सचमुच उसे बाहर निकालना चाहते हैं और उसे अकेले जाने देना चाहते हैं? झाओ हाई ने आंखें खोली और लौरा की तरफ देखते हुए कहा, उसकी देखभाल करूं? मैं ये कैसे कर सकता हूं? उसके साथ रहने से तो हमारी मुसीबतें और बढ़ जाएंगी। मैं अपना पूरा दिन उसकी देखभाल में नहीं बिताना चाहता, वह तो चलती फिरती मुसीबत है। लौरा कुछ कह नहीं पाए। रुयन सचमुच वैसी ही थी जैसा झाओ हाई ने कहा था, एक विपत्ति। ये स्पष्ट था कि फर्नांड मुसीबत मोल ले रहा था, लेकिन वह बिना किसी कारण के मुसीबत मोल नहीं लेगा। यह बिल्कुल निश्चित था कि इसकी वजह रुयन थी, कोई भी मूर्ख के अलावा इसे आसानी से पहचान सकता था। मेघ चिंतित थी, युवा स्वामी, क्या बेल सचमुच इक्सा परिवार से बात कर सकता है? अगर वह नहीं कर सका तो हम क्या करेंगे? क्या हमें सचमुच उनसे लड़ना पड़ेगा? झाओ हाई बस हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मुझे लगता है बेल उनसे बात कर सकता है। वह कई सालों से सारते शहर में है, उसका कारोबार भी बड़ा है और इक्सा परिवार के समर्थन के बिना वह इतनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता। अगर वह वाकई हमारी समस्या का समाधान नहीं कर सकता तो इक्सा परिवार से मुकाबला करना ही बेहतर होगा। वैसे भी हम उनसे डरते नहीं हैं, अगर हम सच में अपने सारे संसाधन लगा दें तो वे हमें कैसे रोक पाएंगे? लौरा मुस्कुराए और बोली, शायद हम इस मामले का इस्तेमाल इक्सा परिवार से संपर्क करने के लिए भी कर सकते हैं। इससे बाद में हमारे लिए बेहतर होगा। झाओ हाई मुस्कुराया, यह अच्छा होगा। पहले देखते हैं कि बेल इसे कैसे संभालता है। उसके ऐसा कहते ही बाहर घोड़ों के खुरों की आवाज सुनाई दी। झाओ हाई ने हाथ हिलाया और मॉनिटर उसके सामने आ गया। स्क्रीन पर घुड़सवारों का एक समूह उनकी ओर बढ़ता हुआ और होटल को घेरता हुआ दिखाई दिया। झाओ हाई मुस्कुराया और बोला, ये तो सचमुच बिगड़ा हुआ नौजवान है। ये तो सेना भी ले आया है, लगता है असली वाले के मुकाबले मैं अभी बहुत पीछे हूँ।
लॉरा और बाकी सब हंस पड़े, उन्हें जरा भी डर नहीं था। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि होटल की प्रतिक्रिया झाओ हाई की उम्मीदों से कहीं बेहतर थी। झाओ हाई और अन्य लोग जिस होटल में ठहरे थे वह शैली होटल था। महाद्वीप के लगभग सभी मध्यम और बड़े शहरों में शैली होटल की शाखाएं थीं। उनकी सेवा की गुणवत्ता उत्कृष्ट होने के कारण झाओ हाई ने सारते पहुंचते ही यहीं ठहरने का निर्णय लिया। झाओ हाई को यह बात निश्चित रूप से पता थी कि इस होटल का बेल या इक्सा परिवार से कोई संबंध नहीं था। आम होटल जब घुड़सवार सेना से घिर जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से डर के मारे दुबक जाते हैं, लेकिन शैली होटल ने इसके विपरीत किया, जिसकी झाओ हाई को उम्मीद नहीं थी। वे आगे आकर जिम्मेदार व्यक्ति को पकड़ने नहीं आए, बल्कि उन्होंने हमेशा की तरह अपने दरवाजे खोल दिए और होटल के कर्मचारियों ने ऐसा व्यवहार किया मानो उन्हें बाहर घुड़सवार सेना दिखाई ही न दे। केवल पूरे होटल के प्रभारी व्यक्ति ने आकर घुड़सवार सेना की उपस्थिति को स्वीकार किया। घुड़सवार सेना के बगल में फर्नांड को ले जा रही एक गाड़ी खड़ी थी। लंबे और पतले शरीर वाला, तीक्ष्ण चेहरे वाला प्रबंधक आगे आया। झाओ हाई ने उसे पहले भी देखा था, वो बोलते समय हमेशा मुस्कुराता रहता था, लेकिन अब फर्नांड की गाड़ी के पास आते हुए उसके चेहरे पर शांति थी। मैंने बड़े मालिक से मुलाकात की है। मालिक यहाँ क्या काम से आए हैं? फर्नांड ने मैनेजर की ओर देखा और गुस्से से कहा, एलिन, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो और शब्दों की कोई जरूरत नहीं है। मैं वेल्स के लिए यहाँ हूँ। बेहतर होगा कि तुम रास्ते से हट जाओ, वरना मेरे अगले कदम के लिए तुम मुझे दोषी नहीं ठहरा पाओगे। एलिन ने फर्नांड को शांत भाव से देखा। फर्नांड को ऐसा लगा जैसे कोई सांप उसे घूर रहा हो। इससे वह बहुत असहज महसूस करने लगा। एलिन ने फर्नांड की ओर देखा और शांत भाव से कहा, बड़े मालिक, जिस दिन से हमने अपना व्यवसाय शुरू किया है, हमने हमेशा ये सुनिश्चित किया है कि हम अपने मेहमानों को कभी भगाए नहीं। मुझे नहीं पता कि मालिक को मिस्टर वेल्स से क्या शिकायत है, लेकिन जब तक मिस्टर वेल्स होटल परिसर में रहेंगे वे हमारे मेहमान रहेंगे। हम ऐसे होटल नहीं हैं जो अपने मेहमान की सुरक्षा की गारंटी न दे सके। मेरा सुझाव है कि मालिक वापस चले जाएं। अगर मालिक मिस्टर वेल्स को परेशान करना चाहते हैं तो उन्हें मिस्टर वेल्स के होटल छोड़ने तक इंतजार करना होगा। जब ऐसा होगा, मालिक चाहे जो भी करे, हमारा शैली होटल दखल नहीं देगा, लेकिन अभी वह समय नहीं है। जब झाओ हाई ने ये शब्द सुने तो वह ताली बजाने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इक्सा डोमेन के अंदर होटल फर्नांड से खुलेआम टकराव करने की हिम्मत करेगा। अध्याय 328 शक्ति और प्रतिष्ठा। फर्नांड को उम्मीद नहीं थी कि एलिन उसके चेहरे को अनदेखा कर देगा। उसका भाव बदल गया और उसने कहा, एलिन, तुम तो बस एक नौकर हो, तुम्हें मुझसे विद्रोह करने की हिम्मत कहां से मिली? क्या तुम जीने से थक गए हो? रास्ते से हट जाओ, वरना मैं तुम्हारा पूरा होटल तहस नहस कर दूंगा। एलिन की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। उसने जवाब दिया, जब से हमारे शैली होटल ने पूरे महाद्वीप में अपनी दुकानें खोली हैं, तब से किसी ने भी हमारे होटल को गिराने की हिम्मत नहीं की है। अगर युवा मालिक सचमुच हमारे होटल को गिराने की योजना बना रहे हैं तो मैं, एलिन, आपको नहीं रोकूंगा। लेकिन आपको ये जानना होगा कि जब यह मामला परिवार के कानों तक पहुंचेगा तो मार्क्वेस को ठोस कारण बताने होंगे। फर्नांड शांत हो गया। हालांकि वह बिगड़ा हुआ नौजवान था, पर मूर्ख नहीं था। उसके पिता ने उसे राज्य के कुछ ऐसे समूहों के बारे में बताया था जिन्हें वह नाराज नहीं कर सकता था। शैली होटल उनमें से एक था। उसके पहले के शब्द केवल क्षणिक क्रोध के कारण निकले थे। अब जब फर्नांड ने एलिन की बातें सुनी तो वह शांत हो गया। एलिन की बात झूठ नहीं थी। पूरे महाद्वीप में अनगिनत शैली होटल फैले हुए थे। इतने बड़े कारोबार को संभालने में सक्षम शैली परिवार का प्रभाव छोटा कैसे हो सकता है? इक्सा परिवार की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि एक्सू साम्राज्य का शाही परिवार भी शैली होटल को नाराज करने से पहले 2 बार सोचेगा। ये सोचकर फर्नांड के पास अपने दिल में उठ रहे गुस्से को दबाने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर उसने कहा, अगर तुम नहीं चाहते कि मैं कोई गड़बड़ करूं तो वेल्स को चुनौती दे दो। हम अपना विवाद खुद सुलझा लेंगे। एलिन ने सिर हिलाते हुए कहा, छोटे मालिक को मुझे माफ करना होगा। हमें होटल के नियमों का पालन करना होगा। जब तक मेहमान हमें पहले से सूचित न करें, हम उनकी नींद में खलल नहीं डाल सकते। फर्नांड का दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। वह चिल्लाया, एलिन, मैंने तुम्हारे शैली परिवार को पहले ही काफी सम्मान दे दिया है और तुम्हारी बदतमीजी की परवाह नहीं की, लेकिन अब तुम सरासर बेवजह बदतमीजी कर रहे हो। आदमियों, हमला करो। जैसे ही घुड़सवार सेना अंदर घुसने वाली थी, 10 पत्थर के गोले प्रकट हुए और होटल के प्रवेश द्वार को दीवार की तरह रोक दिया। इसके बाद झाओ हाई के शब्द सुनाई दिए, युवा स्वामी फर्नांड, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो बस मेरे बाहर आने का इंतजार कीजिए। आप इतने अधीर क्यों हैं? इतना कहकर झाओ हाई होटल से बाहर निकल गया। उसने सबसे पहले एलिन को प्रणाम किया और कहा, श्री एलिन की सुरक्षा के लिए मैं उनका आभारी हूँ। मैं इस उपकार को अपनी मृत्यु तक नहीं भूलूंगा। एलिन ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। फिर उन्होंने कहा, जब तक महोदय हमारे होटल के ग्राहक बने रहेंगे तब तक हम आपकी सुरक्षा की गारंटी देते रहेंगे। झाओ हाई मुस्कुराया, फिर कुछ नहीं बोला। उसके मन में एलिन का वो इशारा याद था। तभी झाओ हाई गुस्से से लाल चेहरे वाले फर्नांड की ओर मुड़ा और बोला, युवा मालिक फर्नांड, क्या आप हमारे झगड़े को कुछ ज्यादा ही गंभीरता से ले रहे हैं? आपने मेरे नौकर को मारा, मैंने आपके नौकर को मारा, अब हिसाब बराबर हो गया है। मुझे नहीं पता कि युवा मालिक इन लोगों को यहाँ क्यों लाए हैं। आपकी क्या योजना है? फर्नांड ने ताना मारते हुए कहा, क्या अब हार माननी चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। तुम्हें पता था कि यह हमारा इलाका है और फिर भी तुमने मुझे अपमानित करने की हिम्मत की। तुम मौत को दावत दे रहे हो। झाओ हाई ने फर्नांड की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्या सच में युवा मालिक को लगता है कि मैं आपसे डरता हूँ? सच कहूं तो मैं मार्क्वेस को ध्यान में रखते हुए इस विवाद को और बढ़ाना नहीं चाहता। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो किसी का भी अंत सुखद नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि युवा मालिक इस बारे में दोबारा सोचेंगे। फर्नांड ने उपहास करते हुए कहा, ये शब्द कहने में अब बहुत देर हो चुकी है। साथियों, उसे पकड़ो। घुड़सवार सेना ने अपना हमला फिर से शुरू कर दिया। इसी दौरान एक आवाज सुनाई दी, रुको, जल्दी रुको। जब झाओ हाई ने आवाज सुनी तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका।
ये बेल की आवाज थी, आखिरकार वहां ही गया। अगर वह देर से आता तो झाओ हाई को डर था कि उसे शायद कुछ करना ही पड़ेगा। फर्नांड ने बेल की ओर मुड़कर देखा। वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका, वह इस आदमी को नाराज नहीं करना चाहता था। बेल उस क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारी होने के साथ साथ उसके पिता का बहुत करीबी दोस्त भी था। हालांकि वह व्यापारियों को नीचा समझता था, फिर भी उसे बेल का सम्मान करना जरूरी था। बेल के अचानक आ जाने पर फर्नांड थोड़ा नाराज हो गया। बेल की मौजूदगी से स्थिति और भी जटिल हो गई। इस समय उन्हें रुयेन की बातें भी याद आ गईं। रुयेन ने उन्हें बताया था कि झाओ हाई बेल से मिलने और किसी साझेदारी पर चर्चा करने के लिए एक सदों में आए थे। अब ऐसा लगता है कि साझेदारी पक्की हो गई है। बेल बहुत चिंतित था, इसलिए इस बार वह अपनी गाड़ी में नहीं बैठा बल्कि घोड़े पर सवार हुआ। शू भी उसके ठीक पीछे घोड़े पर सवार था। बेल जल्दी से होटल पहुंचा, उसने झाओ हाई की ओर देखा और सिर हिलाया। फिर वह फर्नांड की ओर मुड़ा और बोला, बड़े स्वामी, मेरे दोस्त ने आपको कैसे नाराज किया? कृपया इस छोटे बच्चे की इज्जत का ख्याल रखें और अपना गुस्सा शांत करें। बेल एक व्यापारी था, इसलिए जब उसने माफी मांगी तो उसने मुस्कुराने का नाटक किया, जिससे लोग आमतौर पर गुस्सा होने से कतराते थे। फर्नांड ने बेल की ओर देखा और उसकी बातें ध्यान से सुनी। फर्नांड बेल से झगड़ा नहीं करना चाहता था, वह जानता था कि उसे नाराज करना ठीक नहीं होगा। इसी समय रुयेन होटल से बाहर आए और फर्नांड की ओर देखा। जब फर्नांड ने रुयेन को आते देखा तो वह प्रसन्न हो उठा। रुयेन ने उसे तिरस्कार भरी निगाहों से देखा, फिर झाओ हाई की ओर सिर घुमाकर प्रशंसा का भाव दिखाया। फर्नांड का गुस्सा फिर भड़क उठा, उसने बेल की ओर देखकर ताना मारा, बेल, तुम तो बस एक व्यापारी हो, मैं तुम्हें क्यों सम्मान दूं? तुम हमारे घर में सम्मानित अतिथि बने, पिताजी के मित्र बने और मुझे तुम्हें चाचा कहने पर मजबूर किया, और अब तुम खुद को महान समझते हो। यहां से हट जाओ, वरना मुझे तुम्हें वेल्स के साथ पकड़ना पड़ेगा। जब बेल ने फर्नांड की बात सुनी तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने साफ देखा कि फर्नांड का गुस्सा कुछ कम हुआ था, लेकिन अचानक फिर लौट आया। बेल फर्नांड को जानता था, इसलिए वह मुड़ा और उसके इस बदलाव का कारण जानने की कोशिश की। उसने अपना सिर घुमाया और रुयेन को देखा। रुयेन के हाव भाव और चेहरे को देखकर बेल तुरंत समझ गया कि वह परसेल डची की युवती है जो झाओ हाई के साथ यात्रा कर रही है। उसे वर्तमान स्थिति भी समझ आ गई। बेल ने गहरी सांस ली, फिर फर्नांड की ओर मुड़ा। मन ही मन आह भरे बिना नहीं रह सका। रॉबर्ट तो एक समझदार इंसान था, फिर भी उसका बेटा फर्नांड जैसा मूर्ख कैसे हो सकता है? इरादे इतने स्पष्ट थे, फिर भी वह समझ नहीं पाया वह कितना बेवकूफ था। बेल को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अगर सबसे बड़े युवा मालिक ने सचमुच ये गलती की थी तो बेल कुछ नहीं कह सकता था। चाहे कुछ भी हो जाए, यही व्यक्ति इक्सा परिवार का उत्तराधिकारी था। फिर एक आवाज आए, इतनी शक्ति और प्रतिष्ठा तो फिर मुझे भी क्यों न पकड़ लो। आवाज तेज नहीं थी, बिल्कुल सामान्य थी, लगभग सुनाई ही नहीं दे रही थी। लेकिन जब फर्नांड ने यह आवाज सुनी तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। यह आवाज सुनकर बेल और एलिन को राहत मिली। झाओ हाई ने भी आवाज की दिशा में मुड़कर देखा। वहां एक रथ आया था। रथ बड़ा और भव्य था, लेकिन एक ऐसी भव्यता जो सादगीपूर्ण थी, एक विनम्र प्रकार की भव्यता। रथ के आगे एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था। हालांकि उसने एक कुलीन व्यक्ति का वस्त्र पहना हुआ था, फिर भी उसने साफ चश्मा लगा रखा था। उसका कुलीन वस्त्र बहुत ही परिष्कृत लग रहा था और उसके चश्मे के साथ मिलकर यह उसे एक विद्वत्तापूर्ण आभा प्रदान कर रहा था। उस व्यक्ति को देखकर झाओ हाई के मन में उसके प्रति सकारात्मक भावना जागृत हुई। पृथ्वी पर रहते हुए झाओ हाई एक लेखक थे, इसलिए उनके व्यक्तित्व से स्वाभाविक रूप से विद्वत्तापूर्ण भाव झलकते थे। इसी कारण झाओ हाई ने उस व्यक्ति के साथ एक जुड़ाव महसूस किया और उनके प्रति एक अच्छी धारणा बनाई। वह व्यक्ति स्वाभाविक रूप से रॉबर्ट था। हालांकि रॉबर्ट का चेहरा शांत दिखता था, लेकिन उसे जानने वाले सभी लोग समझते थे कि वह गुस्से में है। रॉबर्ट को आते देख बेल ने उसका अभिवादन किया। मार्क्विस रॉबर्ट अचानक आ गए। हमारी हिम्मत कैसे हुई मार्क्विस से इतनी मेहनत करवाने की। वेल्स, जल्दी से मार्क्विस का अभिवादन करो। झाओ हाई ने जल्दी से झुककर कहा। वेल्स ने मार्क्विस रॉबर्ट को देखा था। झाओ हाई को देखते हुए रॉबर्ट ने सिर हिलाया। झाओ हाई एक फैशनेबल व्यक्ति की तरह कपड़े पहने हुए था, लेकिन जब रॉबर्ट ने गौर से देखा तो उसे कुछ गड़बड़ लगी। हालांकि झाओ हाई ने भड़कीले कपड़े पहने थे और गुलाबी चश्मा भी लगाया हुआ था, जो रॉबर्ट को समझ नहीं आया, फिर भी उसे पूरा यकीन था कि वह और झाओ हाई एक जैसे हैं। रॉबर्ट ने झाओ हाई के व्यक्तित्व की आभा को भी महसूस किया। पृथ्वी पर उपन्यासकार के रूप में उनके पेशे के साथ साथ प्राचीन साहित्य के प्रति उनके लगाव और आर्क महाद्वीप की तुलना में पृथ्वी के समाज की अपेक्षाकृत शांति के कारण झाओ हाई की आभा में एक शांत और संयमित गुण प्रदर्शित होता था, एक विचित्र स्वभाव जो आर्क महाद्वीप में नहीं पाया जाता था। रॉबर्ट एक समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने झाओ हाई के स्वभाव और पहनावे को देखकर तुरंत समझ लिया। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उन्होंने इसे जाहिर नहीं किया। उन्होंने झाओ हाई को सिर हिलाकर कहा, युवक, बहुत बढ़िया। हाँ, अफसोस की बात है कि तुम्हारा स्वभाव इतना गुस्सैल है। ये सुनकर झाओ हाई समझ गया कि उसकी पोल खुल गई है। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया, वह सचमुच बहुत जल्दबाज था। उसने जवाब दिया, मार्क्विस सही कह रहे थे, मैं जल्दबाज था। रॉबर्ट मुस्कुराया, फिर फर्नांड की ओर मुड़ा। रॉबर्ट के आने के बाद से फर्नांड का चेहरा पीला पड़ गया था। फर्नांड जानता था कि वह बड़ी मुसीबत में है, लेकिन भागने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। रॉबर्ट ने उसे यह नहीं सिखाया था कि शक्ति और प्रभाव समय के साथ आते हैं। रॉबर्ट उसके प्रति बहुत उदार था, जिसके कारण फर्नांड उनके क्षेत्र में मनमानी करता था। अध्याय 329। मुझे इतना मूर्ख बेटा कैसे मिला। रॉबर्ट ने बिना कुछ कहे फर्नांड की ओर एक नजर डाली, फिर वह घुड़सवारों की ओर मुड़ा और पूछा, आज कमान किसके हाथ में है? एक घुड़सवार रॉबर्ट के पास गया और झुककर बोला, तीसरे बटालियन के कमांडर निकोलस ने मार्क्विस रॉबर्ट से मुलाकात की है। ये नियम था कि सम्राट की उपस्थिति में ही घुड़सवार सैनिक सलामी देते समय घोड़े से उतरते थे, इसलिए यद्यपि घुड़सवार सैनिक रॉबर्ट के अधीनस्थ थे, फिर भी उन्होंने सलामी देते समय घोड़े से नहीं उतरे।
रॉबर्ट ने निकोलस की ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, पीछे झुककर 50 बेत खाओ, चलो। निकोलस ने तुरंत झुककर कहा, जी हाँ। फिर उसने हाथ हिलाया और घुड़सवार सेना को लेकर चला गया। निकोलस जानता था कि उसे क्यों दंडित किया गया था। वह सारते शहर की रक्षा सेना का हिस्सा था, इसलिए भले ही वे एक सा परिवार के अधीन थे, उन्हें यूं ही आदेश नहीं दिया जा सकता था। उन्हें हरकत में लाने के लिए रॉबर्ट के आदेश की आवश्यकता होती थी। लेकिन इस बार फर्नांड की बातों के कारण वे बाहर गए और यही रॉबर्ट के लिए उन्हें दंडित करने का पर्याप्त कारण था। निकोलस की घुड़सवार सेना को जाते हुए देखकर रॉबर्ट ने फर्नांड की ओर मुड़कर कहा, घर जाओ। मिस्टर वेल्स और बेल मेरे साथ हवेली चले गए। फिर रॉबर्ट ने एलिन की ओर मुड़कर माफी मांगते हुए कहा, मैनेजर एलिन, उस नौजवान ने बदतमीजी की थी। कृपया इसे दिल पर न लें, मैं किसी दिन आकर औपचारिक रूप से माफी मांगूंगा। एलिन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सर मार्क्विस बहुत ही विनम्र है। मैं तो मार्क्विस से माफी मंगवाने की हिम्मत ही नहीं करूंगा। मार्क्विस ने होटल का पहले ही अच्छे से ख्याल रख लिया है। रॉबर्ट हंसते हुए बोला, मिस्टर एलिन भी बहुत विनम्र है, वे तो मेरे सिर पर कारोबार का श्रेय चढ़ा रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, अच्छा है, मैं जरूर आने का समय निकालूंगा, लेकिन आज नहीं। एलिन ने तुरंत कहा, सर मार्क्विस कभी भी आ सकते हैं। रॉबर्ट ने सिर हिलाया, फिर गाड़ी को इशारा किया और वह चल पड़ा। झाओ हाई जल्दी से बेल के पास गया और अपने दूसरे घोड़े पर सवार हो गया। फिर वे दोनों मार्क्विस के पीछे पीछे उनके महल की ओर चल पड़े। फर्नांड भी अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर वापस जा रहा था। हवेली में रॉबर्ट ने झाओ हाई और बेल को बैठक कक्ष में आमंत्रित किया, जबकि फर्नांड उनके पीछे पीछे आया। जब वे बैठक कक्ष में दाखिल हुए तो नौकरानियों ने तुरंत चाय तैयार की, फिर रॉबर्ट ने उन्हें बाहर निकाल दिया। नौकरानियों के जाते ही रॉबर्ट का चेहरा बदल गया। उसने मेज पर हाथ पटका और फर्नांड की ओर देखते हुए कहा, अरे मूर्ख, मुझे ऐसा बेवकूफ बेटा कैसे मिल गया। तुम्हें पता है शैली होटल कैसा है, वहां खाना खाने पर भी मुझे पूरा बिल चुकाना पड़ता है, और अब तुम बस कुछ लोगों को साथ लेकर जबरदस्ती घुसना चाहते हो। क्या तुम मरना चाहते हो? फर्नांड ने अपना सिर झुका लिया और कोई आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। रॉबर्ट ने फर्नांड को देखा और आगे कहा, सिर्फ इसलिए कि हमारे परिवार के पास इतना बड़ा साम्राज्य है, इसका मतलब यह नहीं कि हम कोई महान व्यक्ति हैं। हमें यह इलाका इसलिए मिला क्योंकि दूसरे महान कुलीन परिवारों को यह पसंद नहीं आया, और अब तुम खुद को शक्तिशाली समझते हो। अगर शैली होटल श्रृंखला की सभी शाखाओं को जोड़ दो तो उनकी संख्या 10,000 तक पहुंच जाएगी। उन्हें महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली परिवारों में गिना जाता है, और तुमने उन्हें उकसाने की हिम्मत की। क्या तुम पूरे इक्सा परिवार को अपने साथ नीचे गिराना चाहते हो? फर्नांड अब भी चुप था, अपना सिर झुकाए बैठा था, लेकिन मन ही मन वह आश्वस्त नहीं था। उसकी राय में रॉबर्ट बड़ा चढ़ाकर बोल रहा था। उसे विश्वास नहीं था कि किसी होटल में इतनी शक्ति हो सकती है। फर्नांड को देखकर रॉबर्ट समझ गया कि उसकी बातों का उसके बेटे पर कोई असर नहीं हुआ। रॉबर्ट आह भरे बिना नहीं रह सका, क्या तुम्हें यह नहीं दिख रहा कि रुइन जानबूझकर झगड़ा भड़का रही थी? तुम अंधे हो गए और मूर्ख बन गए। मैं रॉबर्ट पूरी जिंदगी समझदार रहा, फिर भी मुझे इतना मूर्ख बेटा कैसे मिल गया? औरतों के अलावा क्या तुम्हारे दिमाग में और कुछ नहीं है? अगर तुम किसी अच्छी औरत के साथ होते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन रुइन अलग है। क्या तुम्हें नहीं पता कि वह परसेल डची में काफी बदनाम थी? उसकी वजह से ही इवान ने उसे रोसेन साम्राज्य में पढ़ने के लिए भेज दिया था। ऐसी औरत के लिए तुम इतने सारे लोगों को मुसीबत में घसीटने को तैयार हो। इस समय झाओ हाई के लिए कुछ कहना उचित नहीं होगा। बेल रॉबर्ट के करीबी होने के कारण उसने तुरंत कहा, श्रीमान मार्क्विस, आप इस मामले के लिए युवा स्वामी को दोष नहीं दे सकते, बल्कि राजकुमारी रुइन को दोष दें। उसके लिए ढोंग करना और पुरुषों को मूर्ख बनाना बहुत आसान है। अगर मैं जवानी में इस युवती से मिलता तो मैं भी खुद को रोक नहीं पाता। रॉबर्ट ने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम खुद को रोक नहीं सकते? तो वेल्स खुद को कैसे रोक पाएगा? मैं देख सकता हूँ। वेल्स ने उस युवती के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वेल्स, ये सब क्या है? क्या तुम समझा सकते हो कि तुम उसके प्रति कोई स्नेह क्यों नहीं रखते? रॉबर्ट की हैरानी कोई रहस्य नहीं थी। उसने देखा कि इवान ने झाओ हाई को विस्काउंट की उपाधि दी थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह सही होता कि झाओ हाई रुइन पर अधिक ध्यान देता। लेकिन फिर भी झाओ हाई उसे नापसंद क्यों करता था? झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, फिर जवाब तैयार करते हुए कहा, युवती रुइन खूबसूरत तो है, लेकिन परसेल डची में उनकी प्रतिष्ठा अच्छी नहीं है। मैं उनसे शादी करने की हिम्मत नहीं करूंगा। यह उपाधि ड्यूक इवान ने स्वेच्छा से दी है, मुझे इसकी चाह नहीं थी। उन्होंने मेरी क्षमताओं को देखकर मुझे यह उपाधि देने का फैसला किया। रॉबर्ट हंसते हुए बोला, लगता है मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। तुम्हारा वर्तमान रूप महज एक छलावा है ना? क्या बात है? ये सुनकर झाओ हाई ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और कहा, कुछ नहीं, क्या ये पोशाक पहनना अच्छा नहीं लगता? इससे तो मुझे कुछ शरारत करने पर भी छूट मिल जाती है। हाँ हाँ, ये तो बेहद सुविधाजनक है। रॉबर्ट हंसा, फिर वह फर्नांड की ओर मुड़ा और बोला, ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें रोसेन साम्राज्य में पढ़ाई करने के लिए भी तैयार करना होगा। जब फर्नांड ने रॉबर्ट की बात सुनी तो उसने तुरंत रॉबर्ट से विनती की, पिताजी, मैं आज से आज्ञाकारी रहने का वादा करता हूँ। कृपया मुझे रोसेन साम्राज्य न भेजें, वह बहुत दूर है, मैं वहां नहीं जाना चाहता। अपने बेटे की हालत देखकर रॉबर्ट ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, छोड़ो, तुम पहले वापस जाओ। थोड़ी देर बाद वापस आना और वेल्स और बेल के साथ रात का खाना खाना मत भूलना। फर्नांड ने बेल और झाओ हाई की तरफ देखा, फिर सिर हिलाकर चला गया। फर्नांड के अनमने चेहरे को देखकर रॉबर्ट ने आह भरी और कहा, उसकी माँ ने उसे बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया है। वो अब बड़ा आदमी हो गया है, लेकिन फिर भी बच्चों जैसा बर्ताव करता है। बेल मुस्कुराए और बात बदलते हुए बोली, कल मैं आपसे मिलने नहीं आ पाए और आपको ये बात नहीं बता पाए। ये लीग का नया सदस्य झाओ हाई है, आपने उसके बारे में सुना ही होगा। बेल की बातों से रॉबर्ट और झाओ हाई दोनों हैरान रह गए। बेल के संदेश ने रॉबर्ट और झाओ हाई दोनों को यह बता दिया कि वे एक ही पक्ष में हैं।
झाओ हाय और रॉबर्ट ने एक दूसरे को देखा और फिर बेल की ओर देखा। इस समय बेल हंस रहा था। रॉबर्ट भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और बोला, तो ये सच है कि आप दोनों साझेदारी में थे? मुझे नहीं पता था कि आपका एक और राज भी है। झाओ हाय भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे उम्मीद नहीं थी कि इक्सा परिवार का मुखिया डार्क मेजेस लीग का सदस्य होगा। हालांकि उसने अपने विचार बदल दिए और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसने सुना था कि रॉबर्ट 7वें दर्जे का पवन तत्व का जादूगर है। वह लीग का सदस्य कैसे हो सकता है? झाओ हाय के हाव भाव को देखकर बेल मुस्कुराया और बोला, यह मत समझो कि डार्क मेजेस लीग के सभी सदस्य डार्क एलिमेंट मेजेस ही हैं। इस लीग में अलग अलग पृष्ठभूमि के कई लोग भी सदस्य हैं, जैसे मैं और रॉबर्ट। हम रेडियंट चर्च की हरकतों से तंग आ चुके थे। लीग के प्रति हमारी नफरत एक जैसी थी, इसलिए हमने इसमें शामिल होने का फैसला किया। झाओ हाय ने सिर हिलाया। रॉबर्ट ने उत्सुकता से झाओ हाय की ओर देखा और कहा, तुम भी इस लीग में हो? क्या तुम एक डार्क मेज हो? झाओ हाय मुस्कुराया और बोला, जब मैं उस समय लीग में शामिल हुआ था तब मैं एक डार्क मेज था। लेकिन इस समय महाद्वीप में अग्नि, पृथ्वी और वायु त्रितत्व मेज की स्थिति कहीं अधिक सुविधाजनक है। रॉबर्ट और बेल दोनों झाओ हाय को घूर रहे थे। उन दोनों को देखकर झाओ हाय मुस्कुराया और बोला, मुझे इस तरह मत घूरो, मुझे जादू नहीं आता। मेरे पास एक डाइवर्जेंट क्षमता है जिससे मैं जादू के मंत्रों की नकल कर सकता हूँ। फिलहाल मैं पृथ्वी, वायु, अग्नि, अंधकार और प्रकाश तत्व के जादूगरों की नकल कर सकता हूँ। इसी तरह मैं 3 तत्वों के जादूगर होने का दिखावा कर सकता हूँ। झाओ हाय की बातों ने रॉबर्ट और बेल को और भी हैरान कर दिया। लेकिन झाओ हाय उन्हें दोष नहीं दे सकता था, क्योंकि डाइवर्जेंट क्षमताएं बहुत दुर्लभ और रहस्यमय होती हैं। इसलिए जब उन्होंने सुना कि झाओ हाय के पास डाइवर्जेंट क्षमता है तो वे बहुत आश्चर्यचकित हुए। दूसरी ओर शू के बारे में किसी को आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वह अपने जीवन के शुरुआती दौर में ही काफी प्रसिद्ध हो चुका था। हर कोई उसकी क्षमता से अवगत था और किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन अब जब झाओ हाय ने भी ऐसी क्षमता होने की बात कही तो बेल और रॉबर्ट को लगभग यकीन ही नहीं हुआ। झाओ हाय ने उन दोनों को देखा और कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। फिर वह चुप हो गया क्योंकि वह जानता था कि जितना अधिक बोलेगा उतनी ही अधिक गलतियां करेगा, इसलिए उसने कम बोलने का फैसला किया। बेल और रॉबर्ट ने देखा कि झाओ हाय और अधिक जानकारी देना नहीं चाहता था, इसलिए उन्होंने उससे और पूछताछ नहीं की। लीग एक काफी अनौपचारिक संगठन था और हर किसी के अपने रहस्य थे, इसलिए उन्होंने आगे कोई सवाल नहीं किया। रॉबर्ट ने विषय बदलते हुए कहा, ठीक है झाओ हाय, तुम बेल से किस लिए मिलने गए थे? यह आदमी एक घटिया व्यापारी है। तुम उसके साथ व्यापार क्यों करना चाहोगे? रॉबर्ट और बेल की दोस्ती उनके बीच के सौहार्दपूर्ण संबंधों को देखकर स्पष्ट थी, जिस तरह से वे एक दूसरे को चिढ़ाते थे। झाओ हाय को इस तरह की मित्रताएं बहुत पसंद थीं। बेल ने रॉबर्ट की ओर देखा, क्या तुम पूछ रहे हो कि झाओ हाय मेरे पास व्यापार के लिए क्यों आया? क्या तुम भूल गए कि उसने अतीत में क्या किया था? रॉबर्ट एकदम स्तब्ध रह गया। उसे कुछ समय पहले परसेल डची में हेवन ब्रांड के उत्पाद याद आ गए। ये सभी उत्पाद झाओ हाय द्वारा उपलब्ध कराए गए थे। इस बारे में सोचते हुए बेल और झाओ हाय का एक साथ काम करना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। रॉबर्ट ने सिर हिलाया और फिर झाओ हाय की ओर मुड़कर पूछा, तो आप बेल के साथ क्या व्यापार कर रहे हैं? हेवन प्रोडक्ट्स। झाओ हाय ने सिर हिलाते हुए कहा, इस बार नहीं। मैं इस समय मिल्क वाइन बेचना चाहता हूँ। मैं इसे बेल को दे दूंगा और वह हक्सू साम्राज्य के लिए इसका एकमात्र विक्रेता होगा। रॉबर्ट ने कहा, दूध की शराब? उसे क्यों बेचेंगे? क्या लोग उसे खरीदेंगे? बेल मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें बाद में इसे चखाऊंगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ उसके बाद तुम कोई और शराब पीना नहीं चाहोगे। बेल के चेहरे के भाव देखकर रॉबर्ट समझ गया कि शराब जरूर अच्छी होगी। लेकिन उसे जिज्ञासा भी थी क्योंकि उसके परिवार का इलाका मैदानी इलाकों से घिरा हुआ था और उनका जानवरों जैसे दिखने वाले इंसानों से भी कुछ कारोबार था। इसलिए स्वाभाविक रूप से वह थोड़ी मात्रा में दूध की शराब तो पीता था, लेकिन फिर भी उसे इसकी आदत नहीं पड़ रही थी। अध्याय 330 इलिनोइस। सभी लोग बैठक कक्ष में बैठकर बातें कर रहे थे और उन्हें समय का पता ही नहीं चल रहा था। उनकी बातचीत का मुख्य विषय डार्क मेजेस लीग था। झाओ हाय नया सदस्य था और उसे लीग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने इस अवसर का लाभ उठाकर बाकी दोनों से इस विषय पर चर्चा शुरू कर दी। उन दोनों ने उससे कुछ भी नहीं छिपाया। दरअसल रॉबर्ट बेल की वजह से ही लीग में शामिल हो पाया था। रॉबर्ट के लीग में शामिल होने से पहले ही उन दोनों के संबंध अच्छे थे और एक बार जब बेल ने रॉबर्ट से डार्क मेजेस के बारे में पूछा तो रॉबर्ट ने अप्रत्याशित रूप से उन्हें स्वीकार कर लिया। इसके विपरीत रॉबर्ट रेडियंट चर्च और उसके दबंग रवैये से घृणा करता था। अंततः कई बार संपर्क करने के बाद बेल ने रॉबर्ट को लीग में आमंत्रित कर लिया। रॉबर्ट की बातें सुनकर झाओ हाय थोड़ा चिंतित हो गया। उनकी बातचीत से ऐसा लग रहा था कि वे झाओ हाय को लीग में शामिल करने की तैयारी कर रहे थे, जो काफी मजेदार था। लेकिन हालात ऐसे थे कि उनके पास उन्हें ये यकीन दिलाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था कि वह पहले से ही एक पक्के समर्थक हैं। उन दोनों ने उन्हें लीग के बारे में भी बहुत कुछ बताया, जिससे झाओ हाय को समूह को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली। जब खाने का समय हुआ तो समूह भोजन कक्ष की ओर चल पड़ा। फर्नांड भी उनके साथ शराब पीने आया। इस समय फर्नांड का मन पूरी तरह से शांत हो चुका था। वह बहुत शर्मिंदा था, वह मूर्ख नहीं था। जब उसका मन शांत हुआ तो उसे एहसास हुआ कि रुयन आज सुबह उसे जानबूझकर मुसीबत में धकेल रही थी। हालांकि उसे बहकाया गया था, लेकिन उसके मन में कोई शंका नहीं थी, जिससे उसे नुकसान हुआ और वह बहुत असहज महसूस करने लगा। जब रात के खाने का समय हुआ तो रॉबर्ट ने उसे बुलाने के लिए किसी को भेजा, इसलिए वह चला गया। जब सब लोग बैठ गए तो रॉबर्ट ने अपनी बनाई हुई फलों की शराब निकाली, लेकिन बेल ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, ये शराब रख लो, आज के लिए वेल्स शराब देगा। वेल्स तुम ही दोगे, है ना? फर्नांड की मौजूदगी के कारण रॉबर्ट नहीं चाहते थे कि फर्नांड को झाओ हाय की असली पहचान पता चले, इसलिए उन्होंने उसे वेल्स नाम देने का फैसला किया। इसका मतलब यह नहीं था कि रॉबर्ट नहीं चाहते थे कि फर्नांड झाओ हाय को जाने।
झाओ हाई को जानना वास्तव में उनके बेटे के लिए अच्छा था। अक्सू साम्राज्य के भीतर झाओ हाई की पहचान उजागर नहीं की जा सकती थी, जितने कम लोगों को पता चले उतना ही अच्छा था। हालांकि फर्नांड इतना मूर्ख नहीं था, पर वह कभी कभी जल्दबाजी में फैसले ले लेता था। झाओ हाई की असलियत सामने आने पर इवान, बिल और रॉबर्ट भी फंस जाते। इसलिए रॉबर्ट ने फर्नांड को झाओ हाई की असलियत से अनजान रखने का फैसला किया। रॉबर्ट ने उत्सुकता से झाओ हाई की ओर देखा। झाओ हाई मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मेरी शराब पीजिए। इसे भाई फर्नांड से मेरी माफी भी मान लीजिएगा। हाथ हिलाते ही उसके सामने शराब की थैली प्रकट हो गई। ये देखकर फर्नांड ने झाओ हाई को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। झाओ हाई के हाव भाव से स्पष्ट था कि उसके पास एक विशेष भंडारण क्षमता थी, जो एक्सा परिवार के पास भी नहीं थी, इतनी दुर्लभ थी। ऐसी क्षमता प्रतिष्ठा का प्रतीक होती है। अब फर्नांड को झाओ हाई की पृष्ठभूमि पर कोई संदेह नहीं।